हम लोग सब लोग परिचित हैं। हमारे बीच में जो शख्सियत हैं, हमारे 10 साल तक हमारे सांसद रहे हैं, हमारे संसदीय क्षेत्र के, पूर्णिया के। और इनके परिवार की काफ़ी प्रतिष्ठा है क्षेत्र में। सभी लोग हम लोग परिचित हैं। तो एक जो विज़न है इनका, इन्होंने चीज़ों को, सियासत को बहुत करीब से देखा है, और जो काम किए जा सकते हैं उसके बारे में उनके काफ़ी विचार हैं, हो सकते हैं। तो हम लोग परिचित होना चाहेंगे, जो फ्यूचर जनरेशन है हमारे शहर के, हमारे क्षेत्र के, वो जाने कि क्या-क्या चीज़ इन्होंने स्वप्न क्या देखा है हमारे क्षेत्र में, क्या किस विज़न पर ये जो है सो शहर को ले जाना चाहते हैं आगे, या पिछले जो टर्म में, और क्या कर पाए, क्या नहीं कर पाए उसके संदर्भ में, और आगे हम लोग किस दिशा में बढ़ें। तो सर, नाउ द स्टेज इज योर्स सर। आप थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच राजेश। सब लोगों को नमस्कार। और कम से कम पूर्णिया वासियों को अपना परिचय देने की मैं ज़रूरत नहीं करूँगा। सब लोग मुझसे परिचित हैं। बहुत सारे लोग चाहने वाले, बहुत सारे लोग नहीं चाहने वाले, लेकिन परिचय सबको होगा। सब हिमालयन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये नाम इतना आकर्षक है और इस नाम के पीछे इतना कुछ छुपा हुआ है और इतना कुछ इस श्री के माध्यम से किया जा सकता है कि उस पर अगर बोलने को कहा जाए तो बहुत घंटों तक बोल सकता हूं और कर सकता हूं। वैसे भी आज मैं ज़्यादातर जो बोलूँगा वो श्री से संबंधित होगा। सबसे पहले तो मैं आयोजकों को धन्यवाद दे दूं, और मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस योग्य समझा कि अपने प्लेटफॉर्म पर बुला के से मेरे विचारों से साझा होने की प्रयास की है। बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। परंतु एक चीज कहना चाहूंगा कि आप लोगों ने एक भूल किया है। वो भूल यह है कि कभी भी पराजित प्रतिनिधि से और पराजित किसी पार्टी से उसके सपनों के बारे में मत पूछिए, क्योंकि वो इतना कुछ बोलने लगेगा जिसका कोई अंत नहीं होगा, क्योंकि उसको तो अब बोलना ही है, उसको करना तो नहीं है। मैं समझता हूं ज्यादा प्रासंगिक ये होता जो राजेश जी आपने अपने छोटे से इंट्रोडक्शन में बताया कि मैंने पिछले 10 वर्ष जो मैं सांसद था तो मैंने क्या किया। और कई बार मेरे फेसबुक के पोस्ट पे, मेरे ट्विटर के पोस्ट पे कोई ना कोई व्यक्ति ये प्रश्न जरूर पूछ देता है या कमेंट कर देता है कि आपने था तो आपने कौन सा क्या कर लिया या आपने क्या काम किया। तो मैं निरर्थक बहस में कभी फंसना नहीं चाहता, लेकिन क्योंकि ये एक साझा प्लेटफॉर्म है, यहां मैं जरूर बताना चाहता हूं कि मेरा राजनीति से जो जुड़ाव हुआ, जो संपर्क हुआ, वो पहले मां के कारण हुआ, और फिर कुछ परिस्थिति ऐसी बनी कि मैं इसमें खींच आया। और जब अपनी लोगों की व्यथा, उनकी हालत देखी, तो फिर ऐसा लगा कि नहीं, मुझे ये जोखिम भरा काम करना चाहिए। 1998 तक मैं चुनाव लड़ा था, फिर छोड़ दिया था क्योंकि मेरे कान में एक बात गई थी जो मुझे बहुत चुभा था। कांग्रेस में था, कांग्रेस ने एक गठबंधन कर ली थी आरजेडी के साथ, और 1998 में जब चुनाव होने लगा तो इसे आरजेडी को ये सीट दे दिया गया। मैं लड़ पड़ा, पार्टी ने मेरी बात मानी और पूर्णिया में एक दोस्ताना दंगल हुआ जिसमें आरजेडी भी थे और हम भी थे। आरजेडी का पता नहीं उस समय क्या नाम था, जो भी था। उसका परिणाम ये हुआ कि हम जो लोग अपने आप को योद्धा समझते थे सब हार गए, और आदरणीय जयकृष्ण मंडल जी बीजेपी से थे, वो जीते, वो सांसद रहे। लेकिन मेरे कान में आवाज ये आई थी कि कांग्रेस में कुछ लोग कह रहे हैं कि साहब ये कौन सी बात हुई, यहां से तो कोई बैकवर्ड को लड़ना चाहिए। ये 96 या उस चुनाव की बात है।
तो मैंने फिर मना कर दिया। मैं कहा मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, पार्टी लड़वाना चाहती थी, मैंने कहा नहीं, क्योंकि जब लोगों की भावना दूसरे तरह की है तो उन्हें लड़ने दें। लेकिन हुआ ये कि 2001-2 के बीच में, उस समय यातायात की इतनी सुविधा नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद दर्जनों लोग पूर्णिया से आने लगे ये कहने के लिए कि वहां की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है और मुझे वहां आना चाहिए। तो मैं मन बना के 2002 में गया और लोगों से मिलना शुरू किया। कांग्रेस में था जैसे अब हूं। लोगों की इच्छा थी कि वहां बदलाव हो, मैं उनका सांसद बनूं, क्योंकि वहां की सामाजिक स्थिति बहुत खराब हो गई थी। और 2004 में जब बिल्कुल इलेक्शन की घड़ी आ गई तो मुझे लगा कि फिर कोई चालबाजी हो रही है और कांग्रेस पार्टी किसी और से समझौता करके ये सीट छोड़ देगी। और फिर मैंने मन बनाया कि मैं निर्दलीय लड़ूंगा। लेकिन मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी का, और खास करके आदरणीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का, आडवाणी जी का, कि उन्होंने शायद पूर्णिया की हालात देखी, पूर्णिया के लोगों की पुकार को सुना होगा और मुझे उन लोगों ने अपने पास आने का आमंत्रण दिया और सबों से बात करके और खास करके अपने अल्पसंख्यक भाइयों से बात करके मैं बीजेपी में गया और वो चुनाव में जीता। वो चुनाव जब मैं जीता था वो 2004 की पूर्णिया बहुत, अभी जो दर्शक हैं उसमें से कम लोगों को याद होगा क्योंकि समय बहुत बीत गया है, लेकिन 2004 का पूर्णिया भयावह था, हर मायने में भयावह था। और सामाजिक लड़ाई इतनी ज्यादा थी कि मेरा एक तरह से मानिए तो एक ही ध्येय था, एक ही उद्देश्य था कि मैं पूर्णिया को शांत करूं और ये लोगों के आपस की जो लड़ाई है इसको बंद करूं। दर्शक लोग तो अब इतिहास की तरह इसका नाम सुनते होंगे, लेकिन वहां फैजान ग्रुप हुआ करता था, वहां लिबरेशन आर्मी हुआ करती थी, वहां लोग मुंह से कम बात करते थे और बंदूक से ज्यादा। 6-7 बजे शाम को पूर्णिया जैसे जगह में लोग अपने घरों में घुसकर ग्रिल बंद कर लिया करते थे और ईश्वर से कामना करते थे कि रात भर शांतिपूर्वक ढंग से बीत जाए। रुपौली धमदाहा की तरफ की तो बात ही मत पूछिए, घोड़ों पर लोग निकलते थे बंदूक लेकर शाम को, जैसे शिकार में निकल रहे हों। 1-1, 2-2 घंटे की मुठभेड़ हुआ करती थी, गोलियां चलती थी, पुलिस कहीं दिखाई नहीं देती थी, यातायात का कोई सुविधा था नहीं। ऐसे हालात में मैं सांसद बना था। और बात को छोटी करते हुए ये कह दूं कि दो जो बड़े सरगना थे उस समय माने जाते थे, फैजान ग्रुप और लिबरेशन ग्रुप, मेरे सांसद बनने के थोड़े दिन बाद ही कोहली की एक मीटिंग में शंकर सिंह जी और अवधेश मंडल जी दोनों मेरे मंच पे थे। और ये एक बहुत बड़ा एक सिंबल की तरह काम किया। पूर्णिया के लोगों से जो मुझे सहयोग मिला मैं पूरी जिंदगी नहीं भूल सकता, कि उन्होंने कितना सहयोग किया मेरे साथ, कितना आगे बढ़े वो। और एक जलता हुआ पूर्णिया जल्द, और फिर नीतीश जी की सरकार बन गई थी 2005 में, हमारी सरकार बन गई थी। उस सरकार ने भी पूरे मुस्तैदी से उस समय में काम शुरू किया था। मैं उनका आलोचक हूं आज, लेकिन ये मैं मानता हूं कि 2005 में वो अच्छी नीयत के साथ और अच्छी सोच के साथ आए थे और मुझे बहुत बल मिला था। लेकिन पूर्णिया एक शांतिपूर्ण जगह बन गई। पूर्णिया में लोग विकास की बात करने लगे। पूर्णिया में रोज सुबह 2 सुबह हुआ करती थी।
एक प्राकृतिक सूर्य निकल के, और दूसरा वहां के जो जनप्रतिनिधि थे उनके क्या कारनामे होंगे उस दिन, हर पूर्णिया का व्यक्ति उससे प्रभावित होता था। मेरा पहला काम था कि लोगों को सांसद से मतलब कम होना चाहिए, सांसद से लाभ मिले, लेकिन सांसद ऊपर चढ़ रहा है या कुएं में गिर रहा है, लोगों की जिंदगी में इसका प्रभाव नहीं होना चाहिए, और ऐसा हुआ। इसलिए मैं मानता हूं कि मेरा सबसे पहला जिसको मैं एक अच्छा काम मानता हूं वो यह था कि जातीय उन्माद, सामाजिक उन्माद से पूर्णिया को निकालकर एक शांतिपूर्ण, एक अच्छे वातावरण की जगह, जहां लोगों के दिमाग में विकास की ओर ध्यान जाए, वो किया। इसको मैं अपना सबसे बड़ा उपलब्धि मानता हूं। और जो लोग इसको झेल के नहीं निकले हैं वो समझ नहीं पाएंगे, लेकिन मेरे लिए ये सफलता बहुत मुश्किल से मिला था। लोग फूल तो देख लेते हैं, लेकिन जो माली उस पौधे को लगाता है और खाद देकर बड़ा करता है, उसकी मेहनत को नहीं देखते। इसलिए बड़े सहज रूप से पूछ देते हैं कि इस फूल में क्या है। तो आज लोग मुझसे भी पूछ रहे थे कि आपने क्या किया। कुछ नहीं किया, लेकिन ये किया कि पूर्णिया को, एक जलते हुए पूर्णिया जिसको लोग चंबल की घाटी और क्या क्या कहते थे, वहां से निकल के यह हालत तो जरूर कर दी कि रुपौली के मोहनपुर से लोग रुपौली रात के 2 बजे अपनी पत्नी के साथ आराम से मोटरसाइकिल पर बैठ के जेब में पैसे रखकर आया करते थे, जिस रुपौली में 4 बजे दोपहर के बाद किसी का निकलना संभव नहीं होता था। इसको मैं अपनी पहली सफलता मानता हूं। और सफलताएं हुई। मैंने देखा कि लोगों की हालत को सुधारने के लिए क्या करना है, क्या सोचना है। सरकार की योजनाएं थी, पहले से थी, ऐसा नहीं कि तभी शुरू हो गया था। सड़क बनाने से क्या हुआ? वहां के किसान मुझे कहते थे कि एक ट्रक केला में हमें 10,000 रुपए ज्यादा फायदा होने लगा सड़क बनने से। मैंने पूछा कैसे भाई? तो उन्होंने कहा कि साहब, टूटे हुए सड़क पे ट्रक वाला आने के लिए 5,000 रुपए किराया ज्यादा मांगता था, और जब उस ट्रक पर हम केला को लाद कर जब तक कुर्सेला पहुंचते थे, वो केला दागी हो जाया करता था और हमें 5,000 रुपए कम से कम मिला करते थे। सड़कें बनी, मैंने जेब से पैसे लगाए? नहीं नहीं नहीं, सरकार के पैसे लगे, लोगों के पैसे लगे, लेकिन बना। और मुझे कहने में फक्र है कि उस दौरान हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा ग्रामीण सड़कें अगर कहीं बनी तो वो हमारे पूर्णिया में बना। अब तो मरहूम तस्लीम साहब हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन एक बार एक बैठक में जहां मंत्री थे, और वो भी हमारे बीच नहीं है, आदरणीय रघुवंश बाबू, तस्लीम साहब ने शिकायत कर डाली कि साहब, अररिया में तो सड़कें बन नहीं रही हैं और सब सड़कें पूर्णिया में बन रहा है। तो रघुवंश जी ने उनको जवाब दिया कि अगर संवेदक पूर्णिया जल्दी जाना चाहते हैं, पूर्णिया में काम करना चाहते हैं, पूर्णिया में उनको और किसी प्रकार से तंग नहीं किया जाता है, सहयोग मिलता है, तो वो पूर्णिया जाते हैं। पूर्णिया में सड़कें बन रही हैं, बनी, उसका लोगों ने उसका उपयोग किया। कुछ टूट गई हैं, कुछ बन रही हैं, ये तो प्रक्रिया चलती रहेगी। तो अगर जहां की कानून व्यवस्था अच्छी ना हो, जहां की सामाजिक सद्भावना अच्छा ना हो, जहां लोगों को यही नहीं मालूम कि कल सुबह उठ के क्या होने वाला है, उस जगह पे किसी तरह का, दर्शकों में कोई ना कोई डॉक्टर जरूर होंगे। डॉक्टर डर के मारे गाड़ी नहीं खरीदते थे। आज उसी पूर्णिया में 4-4, 5-5 मंजिल के नर्सिंग होम्स बन रहे हैं, एक से एक गाड़ियों का शोरूम खुला हुआ है। ये अच्छी बात है, लेकिन ये तब हुआ जब पूर्णिया में फिर से वो वातावरण कायम हुआ कि हम एक दूसरे के पूरक हैं, हम एक दूसरे के दुश्मन नहीं हैं, हम एक दूसरे को देखते गोली नहीं मारेंगे। वहां का साधारण व्यक्ति के मन में ये हुआ कि मैं निकल के काम धंधे में लग सकता हूं। तब
ये पूर्णिया हुआ और भगवान करे ये आगे बढ़ता जाए। रह गई बात कि मैं क्या क्या चाहता हूं पूर्णिया के लिए, तो आजकल बहुत चर्चा में है कि हवाई अड्डा बने। बहुत सारे लोग पत्र भी लिख रहे हैं एक दूसरे को, बहुत सारे लोग मिल भी रहे हैं एक दूसरे से। लेकिन हम लोगों को, सब लोगों को समझना चाहिए कि हवाई अड्डा बनना चाहिए या नहीं, और बनना चाहिए तो इसमें विलंब क्यों हो रहा है। तो विजय जी को मैं देख पा रहा हूं, श्रीवास्तव जी को, इनको याद होगा कि मेरे मां के समय में वायुदूत विमान की सेवा पूर्णिया में बहाल हो गई थी। ऑफिस भी बन गया था, टेबल कुर्सी भी लग गए थे, टिकटिंग का इंतजाम भी हो गया था कि वायुदूत के हवाई जहाज पूर्णिया आया करेंगे। और माँ बहुत खुश होती थी कि अब हवाई जहाज से हम लोग पूर्णिया चले जाया करेंगे। लेकिन हम लोगों की बदकिस्मती कहिए, वायुदूत ही बंद हो गई, तो वो सिलसिला ही बंद हो गया। और उसके बाद तो जो निजाम आया पूर्णिया में, उसके बारे में मैं बोल चुका हूं। जब बिहार पैकेज बनने लगा तो पूर्णिया के लोग क्या सोचते हैं कि बड़े आसानी से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूर्णिया का नाम उसमें लिख दिया और उसके लिए सैकड़ों करोड़ रुपए आवंटित कर दिए। उसके पीछे कुछ काम हुआ होगा ना, किसी ने किया होगा ना। लेकिन पैसे मौजूद, प्लान मौजूद, 2015 से 21 हो गया, अभी तक वो लोग कुछ पत्र वत्र लिख रहे हैं और लोग कुछ मिल के तस्वीर वगैरह दिखला रहे हैं लोगों को। ये क्या है? ये नाम लूटने का होड़ कब बंद होगा? लोग कहते हैं मैं चुनाव इसलिए भी हारा कि मैंने अपने मेरे अपने नहीं, मेरे समय के बने हुए सड़कों का ना मैंने शिलान्यास किया ना मैंने उद्घाटन किया, क्योंकि मेरा सोच वही था जो अब है कि मेरे जेब से वो सड़कें नहीं बन रही हैं, मैं क्यों अपना नाम लगा के वहां नाचूं। लेकिन लोग अभी तक उसी काम में लगे हैं, शिलान्यास ही हो रहा है, उद्घाटन ही हो रहा है। ये मानसिकता हम कब बदलेंगे? डेवलपमेंट मांगते हैं तो डेवलपमेंट माइंडेड तो हो जाइए, विकास ढूंढते हैं तो विकास पाने लायक तो हो जाइए। और यही श्री का सबसे बड़ा कार्य मेरे समझ से आरंभ होता है। कोई मुझे बता पाएगा कि हमारे लोकतंत्र की ये प्रक्रिया पूरी उल्टी कैसे हो गई है? मैं जाता हूं लोगों से वोट मांगने, कहने कि मुझे सेवा करने का मौका दीजिए, या मैं किसी के गरिबान पकड़ के कहता हूं कि वोट नहीं देगा तो गला काट दूंगा, ऐसा तो कोई नहीं कहता। अभी ग्राम पंचायत के चुनाव हो रहे हैं, सभी लोग हाथ जोड़ के घूम रहे होंगे अपने मतदाताओं के पास, लेकिन प्रतिनिधि बनते ही वही मतदाता जिसके कल तक मैं पांव छू रहा था, आज वो मेरे पांव छूने लगता है और हम इसको सहज रूप से ग्रहण कर लेते हैं। हमारा भाई मानसिक संतुलन तो ठीक है ना? 29 तारीख को मैं उसके पांव छू रहा हूं कि आप मुझे मत दीजिएगा, और 30 तारीख को वो मेरे पांव छू रहा है कि सरकार मेरा काम कीजिएगा। ये क्या है? ये कैसे होता है? मुझे विकास मांगने की क्या जरूरत है? विकास तो मेरे दरवाजे आनी चाहिए। मतदाता कल ग्राम पंचायत के चुनाव में किसको चुनने वाला है? अपने मालिक को चुनने वाला है? नहीं। अपने राजा को चुनने वाला है? नहीं। अपने प्रतिनिधि को चुनने वाला है। उस प्रतिनिधि का पहला काम क्या है? उस प्रतिनिधि का पहला काम है कि अपने समूह के तरफ से, अपने समूह के लिए वो आवाज बने, वो आवाज उठाए। लेकिन मेरे 10 वर्ष सांसद रहते और अब बीत गए 5-7 साल बिना सांसद रहे, मैंने तो ये
किसी में नहीं देखा, न छोटे लेवल के, छोटे मतलब छोटा नहीं, आकार में छोटा, न आकार में छोटे लेवल के जनप्रतिनिधि को और न बड़े वाले जनप्रतिनिधि को देखा कि अपने लोगों की आवाज उठाएं। उनको तो सुना सरकार की आवाज उठाते हुए। वो जनप्रतिनिधि तो आज हमारे एमपी एमएलए सरकार की गुणगान कर रहे हैं। मेरी गुणगान कौन कर रहा है? मेरी बात कौन आगे कर रहा है? तो मेरा विकास कैसे होगा? मैं भिखमंगा हूं? मैं विकास मांगने जाऊं द्वारे द्वारे, नगरी नगरी, द्वारे द्वारे? क्यों? क्या मांग रहा है पूर्णिया? आसमान थोड़ी मांग रहा है, अपना हक मांग रहा है, औचित्य के साथ उसके पैसे मिले वो मांग रहा है। बनाइए, नहीं बना रहे हैं तो जवाब दीजिए क्यों नहीं बन रहा है। और एयरपोर्ट के लिए है कि कोई जमीन? अरे आपने जमीन वालों से बात किया? आपने सतकुदरिया में बात किया? आपने गुवासी में बात की? आपने चूनापुर में बात किया? आपने उनको समझाया, उसकी आर्थिक लाभ समझाई, उनको क्या लाभ मिलेगा यह समझाया, उनके बच्चों को नौकरी मिलेगी या नहीं यह बताया? क्यों दे दें वो अपनी जमीन? और जिस विकास की हम बात कर रहे हैं, जरा सोचिए, थोड़ा लॉपसाइडेड विकास है। आज भी गांव में बूढ़ी दो शाम के, दो वक्त के ठीक से जीने के लिए कराह रही। हम और आप और ग्रुप कैप्टन साहब तो हवाई जहाज में उड़ जाएंगे। वो महिला को क्या लाभ होने वाला है? उन 26 लाख लोगों को, अधिकांश लोगों को मेरे हवाई जहाज पे चढ़ने से क्या लाभ होने वाला है, सोचा है हमने? विकास दीजिए। विकास आपके मन से होगा। जिस दिन पूर्णिया के लोग ये ठान लेंगे कि वो विकास चाहते हैं, विकास नहीं रुकेगा, ये मैं गारंटी कर रहा हूं। अब श्री का काम यह है कि आज तक सांसद विधायक कौन बनता रहा है? उदय सिंह बनते रहे हैं। क्यों बनते रहे हैं? साहब टीपी सिंह जी के लड़के हैं, माधुरी सिंह जी के बेटे हैं, मौल बाबू के नाती हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। उदय सिंह जी तो इसलिए नहीं बनते कि वहां के सारे विजय श्रीवास्तवों ने कहा है कि आप उदय सिंह को बनाइए सांसद। आज पार्टी चुनती है। मैंने देखिए विचित्रता, टिकट के समय में पार्टी के नेताओं के बाहर ऐसी भीड़ लगी होती है जैसे भगवान रामचंद्र जी से मुलाकात होने वाला है। और मैं जब बीजेपी में था तो उनके लोगों को कहता था, उनको याद होगा, कि भाई ये आवाज गांव से उठवा दो ना, कि तुम्हें लड़ना है वो टिकट तुम्हारे घर आएगा। मैं आज सार्वजनिक पटल से कहना चाहता हूं, आज तक जीवन में मैं कभी टिकट मांगने नहीं गया कहीं। उस दिन जहर खा के मर जाऊंगा जिस दिन मुझे टिकट मांगने की जरूरत पड़ेगी। और 2004 में मैं भारतीय जनता पार्टी का आभारी तो हूं, सदा रहूंगा कि उन्होंने बुलाया और मैं वहां गया। लेकिन क्यों बुलाया? क्योंकि पूर्णिया के लोगों ने कहा कि हमें उदय सिंह चाहिए। इसलिए नहीं कि उनको उदय सिंह से प्रेम हो गया। ये क्यों नहीं उत्पन्न करते? बीजेपी ने फलाने को टिकट दे दिया। अरे कौन फलाना? क्या करेगा? कल तक तू चोरी कर रहा था, कल तक तू बेईमानी कर रहा था, आज तू मेरा कोई प्रतिनिधि बनेगा, किसी भी स्तर का प्रतिनिधि बनेगा, तेरे से मैं अच्छे काम का उम्मीद कैसे कर सकता हूं? मेरा उम्मीद करना बेवकूफी है। आप विकास मांगते हैं भैया, आप विकास की परिस्थिति तो काम कर दो। श्री के लोग अगर इतना अपने लोगों में किसी तरह जागरूकता पैदा कर दें कि तुम ही बनाते हो, तुम ही मालिक हो, तुम्हें जवाब देगा। नीतीश कुमार जी के और मेरे बड़े अच्छे संबंध हुआ करते, अभी भी हैं, उस समय बहुत अच्छे हुआ करते थे। पार्लियामेंट में इकट्ठे बैठा करते थे और दुनिया भर के एक दूसरे से गप और मजाक करते थे। क्यों खराब हो गया उनसे मेरा रिश्ता?
क्योंकि मैंने वेदना प्रदर्शन कर दिया। तो मैं नहीं करूंगा वेदना प्रदर्शन तो कौन करेगा? मेरे लोगों की अगर वेदना हो, भ्रष्टाचार, अफसरशाही, शराब का प्रचलन और सारे दुष्कर्म की वजह से वहां का सांसद अपने लोगों की आवाज नहीं बनेगा, तो कौन बनने आएगा? ठाकुर जी आएंगे जेएनयू से बनने के लिए। यह मेरा कर्तव्य है अगर मैं सांसद हूं तो, यह मेरा कर्तव्य है अगर मैं विधायक हूं तो। और जिसको बुरा लगता है लगता रहे। मैं आज कहना चाहूंगा कि जब मैं वेदना प्रदर्शन कर रहा था तो बिहार के सभी नेता, चाहे वो बीजेपी के हों चाहे जेडीयू के हों, और सारे बड़े नाम लेने की आवश्यकता नहीं, दौड़ दौड़ के दिल्ली आते थे। कोई अडवाणी जी से मिलता था, कोई जेटली जी से मिलता था, कोई सुषमा जी से मिलता था कि उदय जी को मना कीजिए, ये वेदना प्रदर्शन न करें। और सबसे एक ही जवाब सुनते थे कि भाई हम उदय सिंह को नहीं कह सकते, ये उसका क्षेत्र है, वो जाने, मैं कुछ नहीं कर सकता। ये बाद में मुझे बात पता लगी। मेरे पास भी आते थे, मेरे पास भी बीजेपी के सभी बड़े नेता आए कि आप मत कीजिए, आपको क्या चाहिए। मैं कहा यार मुझे क्या चाहिए, पागल हो, मुझे क्या करना है? लेकिन क्योंकि ये व्यवस्था बनी हुई है, इसके खिलाफ मुझे बोलना है। तो मेरी वेदना प्रदर्शन हुई और उसके एक दिन के बाद पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। मैंने अपने आवास पे बुलाया था और बड़ी संख्या में प्रेस के लोग आए, क्योंकि एक नई चीज हुई थी। सारे अखबार वालों ने बड़ा कमेंट किया था और ये और वो, और नीतीश जी को तो लग ही रहा था बहुत बुरा। तो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस सुबह 10 बजे की थी, नीचे प्रेस के सारे लोग आ गए, ओबी वैन्स आ गए तरह तरह के। तो फोन बजा और सुषमा जी का फोन था। आदरणीय सुषमा जी हमारे बीच नहीं है, वैसी भी शख्सियत होना बड़ा मुश्किल है, अभी तो नजर कोई नहीं आता। उनका फोन आया, उदय। मैं कहा जी। तुम कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो? मैं कहा जी। तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करोगे? कहा मैडम मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसे नहीं करूंगा, नीचे प्रेस के लोग आ गए हैं, मैं तो उतरने वाला था कि आपका फोन बजा है। नहीं, तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करोगे, ये बिल्कुल नहीं करोगे। मैं कहा मैडम अब तो मैं ना कर ही नहीं सकता, क्योंकि मैं मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाऊंगा। वहां दर्जनों के हिसाब से सारे वरिष्ठ पत्रकार आए हुए हैं, मैं मना नहीं कर सकता। तो उन्होंने एक ऐसी बात कह दी जो उनके जाने के बाद आज भी दिमाग में, दिल में, मन में बैठा हुआ है। उन्होंने कहा तुम्हें मेरी कसम, तुम तेवर नहीं दिखाओगे। और मेरे जैसा जिद्दी आदमी भी उनको फोन पे कहा कि ठीक है मैडम, मैं आपकी बात मानूंगा। मैं नीचे गया, प्रेस वार्ता हुई, लेकिन प्रेस के लोग बहुत तेज होते हैं। तो वार्ता के दौरान टाइम्स नाउ या आज तक, मुझे ठीक याद नहीं आ रहा, बहुत दिन हो गए, उसने कह दिया मुझसे कि आज तो आपके तेवर इतना ढीले लग रहे हैं, लगता है कहीं ऊपर से खिंचाई हुई। अब मैं उसको क्या कहता? मैं कहा नहीं, मैं खिंचाई से, लेकिन ये सच है, मेरे तेवर कम हो गए थे। मैं उस तरफ प्रहार नहीं कर रहा था, क्योंकि मैं सुषमा दीदी को वचन दे आया था कि हां मैं मानूंगा। ऐसे थे वो लोग। जब मैं दिल्ली आया, मिला तो हंसी। कहा क्या करूं, मजबूर थी। ये लोग तो शुरू से लगे हुए थे और मैं कह देती थी कि मैं तुम्हें तो मना नहीं कर सकती, लेकिन ये ज्यादा हो जाता, वहां सरकार टूट जाती। क्योंकि जेडीयू ने एक तरह से बीजेपी को कह दिया था कि अगर ये होगा तो हम अलग हो जाएंगे। काश वो हो गया होता उस समय, ज्यादा अच्छा होता। कहने का मतलब है कि अपने लोकतंत्र को पूर्णिया के लोग दोबारा से बहाल तो कर लें। आज बिना नाम लिए मैं पूछना चाहता हूं कि गांव के स्तर से लेकर ऊपर के स्तर तक हमारे लोगों को कौन सा ऐसा जनप्रतिनिधि दिखता है जो अपने लोगों के लिए खड़ा होकर मैदान में
आवाज उठा सके, आवाज बुलंद कर सके, मुझे नहीं दिखता है। और जब तक आपको नहीं ऐसे लोगों को अपने बीच से निकालकर अपना प्रतिनिधि बनाइएगा, तब तक यूं ही गोष्ठियां करके हम इधर से उधर भटकेंगे और ये अनाप शनाप बयान सुनेंगे अखबार में कि आज उदय सिंह उनसे मुलाकात करके ट्रेन शुरू करवा रहे हैं, आज उदय सिंह मुलाकात करके हवाई अड्डा शुरू करवा रहे हैं। कोई उदय सिंह कुछ नहीं करवा रहा है और ना करवा सकता है। मेरा हक मुझे मिलेगा, इसकी लड़ाई हमें और आपको लड़नी पड़ेगी और इसके लिए ये सुधार करना पड़ेगा। कल के चोर, कल के बेईमान, कल के खूनी, कल के अपराधी आज हमारे जनप्रतिनिधि हैं। पूरे हिंदुस्तान में ये बना हुआ है और हम उस हिंदुस्तान में विकास की बात करते हैं। ये असंभव है। मैं निराशवादी व्यक्ति नहीं हूं, मैं निराशा में विश्वास नहीं रखता, लेकिन हंसी जरूर आती है कि हम किससे क्या मांग रहे हैं भाई। उससे मांगो जो देने लायक हो। मेरी एक कल्पना है, इतने बड़े देश में 543 अच्छे लोग नहीं मिलते किसी दल के हों, क्योंकि साधुओं के जमात में एक डकैत आके साधु नहीं बनेगा, डकैती करेगा, और इसी तरह डकैतों की जमात में जाकर एक साधु डकैती नहीं करेगा, साधना ही करेगा। किसी दल का हो क्या फर्क पड़ रहा है। अच्छे सोच वाले 242 विधायक बिहार को नहीं नसीब हो सकता। मैं तो पैनल पे ही देख रहा हूं कि इतने लोग हैं, यही सब चल के अगर एमएलए बन जाओ तो बिहार का उद्धार हो जाए। हम चोरों को इलेक्ट करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अच्छे से बुरे से सबसे कह दिया, कोई सुनता ही नहीं है। हम डकैतों को बनाते हैं, हम काले बाजारी करने वाले को अपना सांसद, एमएलए, विधायक, मुखिया, पार्षद बनाते हैं और उनसे उम्मीद करते हैं कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। रखो उम्मीद भैया, तुम्हारी मर्जी, मेरे को नहीं उम्मीद, सीधी बात। इसलिए श्री अगर इस कार्य को बढ़ाए, श्री अगर लोगों के बीच में यह चेतना जगाए कि तुम मांगने वाले नहीं हो, तुम देने वाले हो। वो मांगने वाले हैं जो तुम्हारे आज प्रतिनिधि बने फिरते हैं, लाल बत्ती लगाए फिरते हैं, मंत्री बने फिरते हैं, संतरी बने फिरते हैं। उन लोगों का कार्य है तुम्हें देना। तुम ताकतवर हो, अपने बीच से निकालो वैसे व्यक्ति जिसका कान पकड़ सकते हो, जिसका गला पकड़ सकते हो, जिसको कुछ कह सकते हो। जो आखिरी बात कहना चाहूंगा, भाइयों, अब थोड़ा सा आंख खोल लो, समय बहुत खराब हो गया। और मैं 2-3 तरह से समझाना चाहता हूं। एक तो किसी व्यक्ति को अगर ईश्वर की दर्जा दे दोगे ना, तो उस व्यक्ति की खोट ईश्वर में प्रदर्शित हो जाएगी। अगर मैं किसी व्यक्ति को रामचंद्र जी मान लूं, तो थोड़े दिनों में मुझे रामचंद्र जी में कमियां नजर आने लगेंगी, क्योंकि व्यक्ति कभी पूर्ण नहीं हो सकता। इसलिए व्यक्ति व्यक्ति है, चीजों को समझो। यही भारतीय जनता पार्टी है जो सिर पे गैस का सिलेंडर लेके नाच करती थी। यही भारतीय जनता पार्टी है जिसके मुख्यमंत्री के रूप में गुजरात से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी रोज डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार को ऊंच नीच कहते थे कि पेट्रोल का दाम 40 रुपए हो गया, 47 रुपए हो गया, 41 रुपए हो गया, और तर्क दिया करते थे कि पेट्रोल के दाम के बढ़ने से सारी चीजों पर असर पड़ेगा। मेरे भक्त लोगों, आज पेट्रोल की कीमत 110 रुपए है, बेरोजगारी चरम पे है, कोविड की मार से हम निकल नहीं पा रहे, और सरकार अनुचित ढंग से, केंद्र की सरकार, नरेंद्र मोदी जी आदरणीय की सरकार गलत ढंग से हमसे पैसे वसूल रही है।
एक हाथ से कोई मुफ्त का सिलेंडर दिया और दूसरे हाथ से सिलेंडर का दाम 1000 रुपया। अभी एक सज्जन मुझसे कह रहे थे कि जेएनयू में जो बच्चे पढ़ते हैं उनके पास एक साधारण मोबाइल खरीदने के पैसे नहीं है ताकि वो क्लास में अपनी शिरकत कर सकें। उस देश में 1000 रुपए के करीब का गैस सिलेंडर दोगे, कौन खाना बनाएगा, कौन खाएगा और किसकी गुणगान करेगा? थोड़ा सा आंख खोल लो। अभी कुछ लोग खुश होंगे और कुछ लोग रोएंगे, मैं तो रो रहा हूं। अभी सुना कि बैंगलोर में एक मंदिर के बाहर कुछ अधिकारियों ने यह कहा है कि जो चालक यहां गाड़ी चला के आएगा, अगर वो हिंदू नहीं है तो वो गाड़ी पार्क नहीं कर सकता। तो क्या बनाना चाहते हो, तालिबानी अफगानिस्तान? वहां उनके अपने ढंग से रामधुन बंद हो रहा है और हमारे यहां किसी और चीज को बंद कराना चाहते हो। ये हिंदुस्तान की कल्पना कर रहे हो, ये हिंदुस्तान में फिर बर्बादी के लिए तैयार हो जाओ, विकास के लिए नहीं। और ये सारी बातें जो झूठी पढ़ते हो और टेलीविजन पर देखते हो, ये सच्चाई नहीं है। ऑल्टरनेट सच ढूंढने की कोशिश करो। ये सोशल मीडिया नहीं है, एंटी सोशल मीडिया है। ये जो व्हाट्सएप की यूनिवर्सिटी है, ये जहर घोलने का काम करती है। ऐसे लोगों के पढ़ो, ऐसे लोगों की सुनो। अगर एनडीटीवी देखते हो तो रवीश कुमार को देखो ना, क्यों नहीं देखते हो? दूध का दूध पानी का पानी मिल जाएगा, वो तो मेन स्ट्रीम के ही हैं। उनको जरा सुन ले हम लोग, लेकिन वो हम लोग नहीं सुनेंगे। रवीश कुमार को हमने ब्रांड किया, ये एंटी गवर्नमेंट, एंटी मोदी, एंटी नेशनल, नक्सलाइट, अर्बन नक्सल। कौन उठाएगा आवाज? मैं तो इतना बोल रहा हूं, आप लोग सुन रहे हो, हिम्मत करेगा कोई? फादर स्टैन वाली हालत हो जाएगी। कौन मरना चाहता है यार? लेकिन थोड़ी सी सूझबूझ दिखाने की आवश्यकता है, थोड़ी सी चीज देखनी चाहिए। मैं राहुल गांधी का बिल्कुल एडमायरर नहीं हूं, गलत ना समझना कि मैं कांग्रेस पार्टी में हूं तो राहुल गांधी का मैं बड़ा एडमायरर हूं। नहीं, मैं किसी का एडमायरर नहीं हूं। बीजेपी में था तो किसी का एडमायरर नहीं था। नरेंद्र मोदी जी का बहुत बड़ा चहेता था, बड़ी कोशिश की थी कि वो प्रधानमंत्री बने, भगवान उन्हें लंबी उम्र दे। लेकिन राहुल गांधी के लिए एक चीज तो कह सकता है आदमी, कि उस आदमी में जो ईमानदारी है वो आज दिखती नहीं है। उसी की सरकार थी, मनमोहन सिंह उसी के प्रधानमंत्री थे। मैं बीजेपी में था और जाना जाता था कि जो मन में है वो बोलूंगा। मैं बीजेपी के सांसद के रूप में उनकी प्रशंसा की थी, क्योंकि उन्होंने सरकार द्वारा उस विधेयक को फाड़ा जिस विधेयक में वो मुमानियत को हटाया जा रहा था कि अगर आप कोर्ट से गुनहगार साबित होते हैं तो आप सांसद रह सकते हैं या नहीं, ऐसी विधेयक आ रही थी और उन्होंने उस विधेयक को फाड़ा। ये ईमानदारी का मैं मिसाल मानता हूं। और जरा मुझे बताइए तो कि आज तक राहुल गांधी ने कौन सी ऐसी बात कही है जो सच नहीं बाद में निकल के आती है? चाहे वो कोविड के बारे में हो या राफेल के बारे में हो। कोई महानुभाव चाहे तो मुझसे संपर्क जब मर्जी कर लें और राफेल पे जब चाहे बहस कर लें। और अब तो दूध का दूध पानी का पानी फ्रांस से ही हो जाएगा। दुखद यह है कि बोफोर्स का जब मामला आया तो वो स्वीडन में जाके पर्दाफाश हुआ, रफाल का जब मामला आया तो वो फ्रांस में जाके होगा, पिगासस का जब मामला आया तो वो इजराइल में जाके होगा। हम किसी चीज का पर्दाफाश नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे। एक प्रश्न पूछा गया कि भारत सरकार ने पिगासस खरीदा है नहीं खरीदा है, क्योंकि वो तो सरकार को ही बेचते हैं। तो रक्षा मंत्रालय ने कहा कि हमने नहीं खरीदा है। अरे भाई, रक्षा मंत्रालय तुमसे पूछा किसने था? तुम क्यों खरीदोगे?
भारत की सरकार दो टूक जवाब दे दे, पूरी पार्लियामेंट सेशन नहीं चलने दिया आपने एक दो टूक जवाब के लिए। आप विकास ढूंढते हो भैया मेरे? सिर्फ प्रश्न इतना सा तो था, आपने पेगासस खरीदा, इसका जवाब कितना लंबा हो सकता है, हाँ या ना? हाँ, राष्ट्रीय हित में आपने खरीदा, अच्छा किया, लेकिन कैप्टन विश्वजीत जी को, रत्नेश्वर जी को, मन ठाकुर जी को, राजेश मिश्रा जी को अगर पेगासस के मामले, पेगासस के द्वारा आपने टैप किया है तो ये ठीक किया है या नहीं, इसका जवाब देते रहिए। ये कैसी सरकार है? जो इससे सवाल पूछता है उसे कहते हैं तू एंटी नेशनल है, तू देशद्रोही है, तू नक्सल है। तो सवाल ही नहीं पूछे तो करेगा कौन? अलीगढ़ हरिगढ़ होने से अलीगढ़ का विकास हो जाएगा? इलाहाबाद प्रयागराज होने से इलाहाबाद का विकास हो जाएगा? आज सुना कि मथुरा में शराब और मांस दोनों बंद कर दिया गया है। चलो भाई, शराब बंद किया तो अच्छी बात है यार, कोई मांस खाता है उसकी मांस क्यों बंद कर रहे हो? ये कहां जा रहे हैं हम? कहां देश को लिए जा रहे हैं? कौन सी नकली आंकड़ों पे चलोगे? रोज सेंसेक्स को दोगे को वो उछाल मार रही है, 15,000, 18,000, 57,000, पता नहीं कौन से हजार। कंपनियों से पूछोगे वो कहेंगे यार हम तो अपनी जमीन बेच के किसी तरह सैलरी दे रहे हैं अपने लोगों को, हमारी तो ये हालत है। गलत प्रचार का कुछ अभी आया कि इस क्वार्टर में हमने 20% जीडीपी में ग्रोथ कर लिया। अरे साथ में ये लिखो ना, 20% की ग्रोथ नहीं की तुमने, 14% नेगेटिव से तुम बढ़ के आ रहे हो, 6% ग्रोथ किया है, 20% का ग्रोथ कर लिया। चीन को हम आगे पीछे छोड़ा है, फलाना कर, क्या हो रहा है? इसलिए मेरी कल्पना एक ही है, जिस दिन मेरे गांव की बूढ़ी में उसके चेहरे पे एक मुस्कान दिखने को मिल जाएगा, मैं कहूंगा हमने सब विकास कर लिया। जब पुल नहीं थे तो भी वो हंसती थी, जब सड़कें नहीं थी तो हंसती थी। आज पुल और सड़कें दोनों है लेकिन उसके चेहरे पे शिकन है। बहुत सारे देशों ने तो अब जीडीपी वीडीपी को पीछे छोड़ के हैप्पीनेस इंडेक्स की बात करने लगे। लोगों में खुशहाली कितनी? मेरे पूर्णिया में जिस दिन खुशहाली आ जाएगी, जिस दिन मेरे गांव के लोग कहेंगे हम खुश हैं, उस दिन विकास होगा, उस दिन विकास मानेंगे। हवाई अड्डा और वॉशिंग पिट से विकास नहीं होता है। और अगर आप जितने लोग सुन रहे हैं, अगर आप कृपया करके मेरी बात पे थोड़ी सी ध्यान दे दें और श्री के लोग एक कोई योजना बनाएं, और रत्नेश्वर जी के सानिध्य में तो ये हो ही सकता है कि अगर वो कोई योजना बनाए कि हम अपने लोगों में ये जागरूकता कैसे पैदा कर दें कि तुम लाभुक नहीं हो, तुम हकदार हो। आज नाम क्या है इन लोगों का? लाभुक। जैसे इनको लाभ मिला है। अबे किसने लाभ दिया तुमको? तुम्हारी चीज ढंग से तुम्हें लौटा रहे हैं तो तुम लाभुक कैसे बन गए? लाभुक का नाम, अरे लाभुक का नाम, लाभुक मतलब वो तो उसका हक था, वो उसको मिला है, उसका हक छीने बैठे थे इतने दिन तुम। आपको एक बात बताऊंगा, हैरान हो जाए। आज डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर आप लोग बहुत सुनते हैं कि सीधा पैसा बैंक में आ जाता है। इसकी शुरुआत किसने की थी और कहां की थी, ये बताऊंगा तो बहुत हैरान होंगे सब लोग। इसकी शुरुआत बिरौली बाजार रुपौली में हुआ था और इसकी शुरुआत मैंने की थी, और उस समय यूपीए की सरकार थी और प्रणब बाबू जिनके साथ मेरा बहुत अच्छा रिश्ता था, उनको जाके ये बात समझाई थी और प्रणब बाबू ने अपने सचिव को बुलाया था। और आपको अगर याद हो तो यूपीए के सरकार में ही ट्रायल के बेसिस पे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर शुरू हो गया था। सबसे पहले उन्होंने जाके राजस्थान में किया था। आज हम इंदिरा आवास की बात करते हैं, अब तो उसका नाम बदल बदल के पता नहीं क्या क्या हो गया है, मैं उसको इंदिरा आवास ही कहता हूं। कितने इंदिरा आवास बनाओगे? जितने एक साल में बनाओगे उससे ज्यादा मांगने वाले खड़े हो जाएंगे। मैंने यूपीए की सरकार को एक योजना दी थी
मैं कहा देखो, ना तो ये 3 डेसिमल 5 डेसिमल तुम जमीन दे सकते हो। सुना था ना बिहार में वो जब 3 डेसिमल की जमीन हुई थी कि गड्ढे में जमीन दे दिया तो पोखर में जमीन दे दिया, तो उसमें सरकार की भी गलती नहीं है। कहां से लाएगी जमीन? हर परिवार को तुम 3 डेसिमल जमीन दोगे तो जमीन कहां से लाओगे, खेती कहां करोगे? मैंने कहा था उस गांव के सभी दलितों के लिए, सभी जो लोग उस कैटेगरी में आते हैं जिनके लिए घर बनाना है, आप कॉलोनी बना दीजिए। अगर आप कॉलोनी बना दीजिएगा तो आपको क्या क्या लाभ होगा सुनिए। एक तो इंडिविजुअल घर बनाने से कम खर्च में कॉलोनी बनेगी। दूसरा, वहां आप सारी सुविधाएं दे सकते हैं, आंगनवाड़ी से लेकर प्राथमिक चिकित्सा केंद्र से लेकर शादी विवाह के इंतजाम से लेकर हर कुछ कर सकते हैं। और अगर बाढ़ आएगा तो किसी को डूबने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तिमंजिला चौमंजिला मकान जो होगा उसमें सब लोग आराम से रह सकते हैं। जितने पैसों में आज एक लाभुक को देते हैं, पता नहीं अब 1.5-2 पता नहीं कितने कितने लाख देते हैं, जो इधर उधर बंटवारा होके भगवान जाने क्या बनता है। आज गांव में चले जाएं, देखें तो कितने घर बने हुए हैं। हर एक बने हुए घर के पीछे 20 लोगों को पैसे मिल चुके होंगे। यही रेशियो होगा, 20 में से एक घर बना होगा। भाई सरकार उनको बना दे, लेकिन एक परिवार को यह कहे कि एक घर नहीं, ये लो घर, ये लो कमाने का तरीका, ये लो सब कुछ, अब तुम्हारे 2-3 आने वाले पुश्त को सरकार नहीं देने वाली है। उनको कहो स्वावलंबी बने, स्वावलंबी बना दो उनको। मछली पकड़ के मत खिलाओ, बहुत दिन नहीं खिला सकते हो, मछली पकड़ना सिखा दो ना, खुद ही पकड़ लेंगे, खा लेंगे। तुम क्यों पड़े हुए हो सरकार महाराज? तो कल्पना की बात करते हैं, सोच की बात करते हैं, तो दूरगामी। लेकिन सरकार को चटमंगनी पटविया चाहिए कि मैंने स्कीम लागू किया और मैं चुनाव जीतूं, मैंने स्कीम लागू किया मैं चुनाव जीतूं। ऐसे कोई स्कीम नहीं बन सकता, न लागू हो सकता है, नहीं हो सकता लागू। बनाइए प्रोग्राम, होमलेस को होम दे दीजिए, सब कुछ दे दीजिए। ये आजकल रिजर्वेशन की बात तो चलती रहती है। अबे किसका रिजर्वेशन, कब रिजर्वेशन? दलित के घर जब बच्चा पैदा होता है उसको खाने के लिए नहीं होता, तुमने कहने के लिए तो आंगनबाड़ी बना दी है, वो तो भूखा कुपोषित रह जाता है। तुमको रिजर्वेशन देना है तो 100% रिजर्वेशन दो ना। ये 26%, 20%, 22% क्या ये नाटक कर रहे हो? कहो कि इस स्तर के नीचे के दलित या किसी भी परिवार में बच्चा पैदा होगा, उसकी जिम्मेदारी सरकार उठाएगी। जब तक वो बच्चा 12 वर्ष का होगा ना, वो हमारे दिए हुए रिजर्वेशन को ठुकराएगा, कहेगा मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि उसकी मस्तिष्क भी उतनी तेज है जितने दूसरे की है। उसको तो मौका ही नहीं देते बढ़ने का तुम आगे। ये 26, 20, 28% में आजकल बहुत लोगों ने शुरू किया मुझसे पूछना कि आपका ये जातीय जनगणना पे क्या ख्याल है। मैंने कहा जिस जगह पे हम पहुंच गए हैं वहां अब सिवा जातीय जनगणना कराने के कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा हमने। लेकिन जिसको लॉ में एब इनिशियो कहते हैं, ये सारा मामला एब इनिशियो गलत है। अब तो करना ही है, लेकिन एब इनिशियो गलत है। ये बंटवारा क्यों किया, बांटा क्यों? तो बांटने की कोई सीमा नहीं छोड़ी। जब नीतीश कुमार जी को और कुछ नहीं सोचा तो दलितों को महादलित और दलित में काट दिया। अब तो कोई सभी महादलित हैं या पता नहीं सभी दलित हैं, भगवान जाने क्या है। क्यों? उनके वो कद्दू का उनको झाड़ चढ़ाने के लिए उनके झोपड़ी पे एक रेडियो देने के लिए उनको महादलित बनाया था। कभी ये किसी ने किया है मेरे बनमनखी में और मेरे कोढ़ा में कि यार सब दिन तो यहां पे शेड्यूल्ड कास्ट के ही विधायक रहे हैं, तो यहां के शेड्यूल्ड कास्टों का स्तर बगल के धमदाहा से बेहतर है? किया किसी ने? ये नहीं किया। लेकिन वो जो बना विधायक उसने 5-7 घर अपने जरूर बना लिए, लेकिन वो दलित वहीं रह गया जहां था। विधायक के घर बन गए, विधायक की उन्नति हो गई तो अच्छा है, हर 5 वर्ष में एक किसी दलित की उन्नति कर दो
लेकिन दलित समुदाय को वैसे ही छोड़ दो और कह दो कि हमने आरक्षण दिया हुआ है। अभी पिछड़े, अति पिछड़े, सवर्ण, पता नहीं कौन कौन सी विभाजन है, आपस में हमारे तो बैर करवा दी। सरकार ने कभी आंकड़ा दिया कि कितनी नौकरी दी पिछड़ों में, कितनी दी अति पिछड़ों को, कितना मिला सवर्णों को, कितना मिला दलितों को? दिया किसी ने कभी आंकड़ा? पूछा हम में से किसी ने? श्री, आपका काम है उनसे पूछवाइए। आपस में हमको लड़वा के अपना राज करते हैं। हमें क्यों लड़वा देते हैं? किस लिए लड़वा देते हैं? यही कहना था मुझे, मौका मिला। मैं श्री को दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। कमाल का नाम है और कमाल का काम कर सकती है। और आदरणीय रत्नेश्वर मिश्र जी से मैं हाथ जोड़कर विनती करना चाहूंगा कि श्री के आकार को और आधार को बढ़ाइए और हम जैसे छोटे मोटे लोग उसमें जो सहयोग कर सकते हैं, शारीरिक, मानसिक, जैसे भी होगा हम सहयोग करेंगे। लेकिन लोगों में अगर ये जागृति फैल जाए कि वो मालिक हैं, प्रतिनिधि मालिक नहीं हैं, तो आपको जितना विकास चाहिए मैं गारंटी देता हूं उससे 4 गुना विकास आपको मिलेगा। नहीं तो हम लोग रोते रहेंगे, कलपते रहेंगे और ये गोष्ठियां होती रहेंगी। दर्शकों को कहना चाहूंगा, आप भी हाथ बटाएं, यही एक रास्ता है और कोई रास्ता नहीं है। और आप भी ताकत बनाइए कि अपने जो अभी के प्रतिनिधि हैं उनसे जाकर विनती के मुद्रा में नहीं, हक मांगने के मुद्रा में उनसे कहिए कि उनका दायित्व है कि वो कहें और करवाएं। नहीं कैसे होगा? पूर्णिया में मेरे 10 वर्ष के कार्यकाल में जो कुछ भी हुआ उसको लोग ज्यादा माने कम माने मैं नहीं बोलने वाला, तो यूपीए की सरकार में हुआ भाई। किस मंत्री की मजाल थी मुझे ना कह देना? कैसे ना कह देगा? मैं थोड़ी बोल रहा था। पूर्णिया के 25 लाख लोग बोल रहे थे जब उदय सिंह बोलता था, तो किसकी मजाल उस 25 लाख लोग को मना करने की? किसी की मजाल नहीं है। वो प्रधानमंत्री हो या वो मुख्यमंत्री हो, कोई मंत्री हो, लेकिन वो कदर बनाना वो प्रतिनिधि के ऊपर है कि वो कैसा आचरण रखता है, कि उसके बोलने के लोग उसका बोलना मानते हैं या उसके बोलने के लोग 25 लाख लोगों के बोलने को बराबर मानते हैं। ये तो उस व्यक्ति पे निर्भर करता है। और ये व्यक्ति अगर आपके बीच से निकल के गया तो यकीन मानिए वो फिर जब बोलेगा तो लोग सुनेंगे, उसमें कहीं दो मत नहीं। जिसको भी जो प्रश्न हो बिल्कुल बिना संकोच के पूछिए। अब मैं चेयरपर्सन सर के परमिशन से मनिंदर सर को रिक्वेस्ट करूंगा कि ही कैन स्टार्ट ए डायलॉग विथ उदय सर। धन्यवाद उदय जी, आपने बहुत ही अच्छी तरह से ये बात हमें बताई कि यदि पॉलिटिकल कॉन्शसनेस होगा तो विकास भी होगा। पॉलिटिकल कॉन्शसनेस सबसे बड़ी चीज़ है। मैं आपको यकीन दिलाऊं कि श्री ने एक नई प्रक्रिया शुरू की है जिसे हम लोग कहते हैं पीपल्स मैनिफेस्टो बनाना। और आज जो सवाल हम आपसे करने जा रहे हैं ये किसी एक व्यक्ति का सवाल नहीं है, बल्कि हमने पिछले महीने भर में लोगों से बातचीत की है, लोगों से सवाल लिया है और उसमें से कुछ सवालों को हम आपके सामने रखना चाहेंगे जो उनके डिमांड्स हैं, जो उनको लगता है कि जनप्रतिनिधि केवल वह नहीं है जो जीत जाता है। जनप्रतिनिधि वो भी है जिसके पीछे लाखों लोग खड़े हैं और
जिनसे लोग उम्मीद करते हैं कि वो उनको नेतृत्व दें, जो आवाज़ उठानी है उस आवाज़ में दम भरने का काम वो करें। तो ये एक तरह से मैनिफेस्टो हमने तैयार किया है, जो पूर्णिया के लोगों का मैनिफेस्टो है, और उम्मीद है कि आने वाले साल 2 साल में हम लोग उस मुकाम पे भी पहुंचेंगे जहां पूर्णिया के लोग सीधी बात कर पाएंगे, सीधी बात विद इन कोर्ट अपने लिए उन लोगों से जो लोग पॉलिसी मेकर्स हैं। इस लिस्ट में मेरे पास एक लिस्ट है, और आपने जो बात कही है कि ऐसा नहीं हो कि जिन बातों की हम मांग करें वो केवल एक मध्यम वर्गीय एलीट की मांग हो, बल्कि आम लोगों की भी मांग हो। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। इनफैक्ट मैं ये कहना चाहूँगा कि किसी दिन मैं अपने छात्रों के साथ आपका संवाद करवाऊंगा। जो डेमोक्रेसी का एक थियरी आपने दिया है, वो थियरी जिसे पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी कहते हैं, हम लोग चाहते हैं कि जो प्रैक्टिशनर्स हैं डेमोक्रेसी में, उनके साथ यंग लोगों का संवाद हो, और वो जो खोया हुआ डेमोक्रेटिक फिलॉसफी है वो दोबारा से हम लोग पा सकें। तो वो भी हम लोग करेंगे। लेकिन आज जो हमारे सामने सवाल हैं उसमें से एक जो पहला सवाल है, जिसे लोगों ने बहुत तरजीह दी है और मुझे लगता है कि वो बहुत डुएबल भी है, वो है पूर्णिया में जो एसबीआई का जोनल ऑफिस था। मुझे जो खबर मिली है कि एसबीआई का जोनल ऑफिस श्रीमती माधुरी सिंह के द्वारा लाया गया था, और इस जोनल ऑफिस के पास अपनी जमीन थी, अपने क्वार्टर्स थे। इसके बावजूद इस जोनल ऑफिस को पहले भागलपुर शिफ्ट करने की बात हुई। जब पूर्णिया से लोगों ने प्रोटेस्ट किया तो फिर इसे गया शिफ्ट कर दिया गया। ये बात लोगों के दिमाग में आ नहीं रही है, और ये बात महत्वपूर्ण नहीं है कि वो जोनल ऑफिस है। बात ये है कि क्या हम पॉलिटिकली इतने कमजोर हैं कि इतनी छोटी सी बात को भी हम सत्ता तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। वी आर नॉट एबल टू स्पीक टू द पावर कि भाई ये गलत है, आप कैसे ऐसा कर सकते हैं, क्या मनसा है, आप निकालिए इसके ऊपर व्हाइट पेपर, ये क्यों शिफ्ट कर रहे हैं आप। तो ये हम चाहते हैं कि इस विषय पे आप हमें बताएं, यदि आपको कोई जानकारी हो कि क्यों ऐसा हुआ, किस तरह से हुआ। क्या आप लोगों ने जनप्रतिनिधि होने के नाते कभी इस विषय पे चर्चा की इन लोगों के साथ, या आगे हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए कैसे किया जाए? जी बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, और इसका जवाब मैं प्रयास करता हूं कि आपको दूं। जब भागलपुर शिफ्ट करने की बात हुई और मुझे इसके बारे में जानकारी हुआ, बैंकों की हालत बहुत ज़्यादा नाजुक है, या हम सब लोग जानते हैं, चाहे वो स्टेट बैंक हो या कोई भी बैंक हो। बैलेंस शीट में इनकी प्रॉफिट देख के मत चलिए, ये बहुत कमज़ोर स्थिति में है, और भगवान न करे कि कोई दुर्घटना घटे ऐसे बैंकों के साथ। रैशनलाइजेशन के नाम पे, एक्सपेंसेस को कम करने के नाम पे अलग अलग रीजन्स अलग अलग प्लान बनाकर पेश करती है हेडक्वार्टर्स को, और हेडक्वार्टर्स बिना बहुत ज़्यादा तहकीकात किए बहुत सारे उटपटांग चीज़ों पर भी फैसला ले लेती है। उसी के क्रम में ये बताया गया कि पूर्णिया से हटाकर जोनल ऑफिस अगर भागलपुर जाएगा तो राशि की बचत होगी स्टेट बैंक को। जब ये तर्क मेरे पास आया तो मैंने प्रयास किया, बल्कि आप चाहेंगे तो मैं सारे वो संवाद ईमेल्स आप लोगों को भेज दूंगा। मैंने प्रयास किया था, लेकिन उसमें तत्कालिक मुझे सफलता मिलते नहीं दिख रही थी। हालांकि आपने शुरू में ही कह दिया कि मां लेके आई थी जोनल ऑफिस, तो इतना तो आपको विश्वास दिला दूं कि आज न कल पूर्णिया से जो गया है वो पूर्णिया वापस आएगा। ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उसको लाऊंगा। लेकिन भागलपुर जाने में मेन मकसद बैंक का ये था, और मेन मुद्दा ये बना कि इसमें कुछ राशि बचेगी बैंकों की, जिसको मैं डिस्प्यूट नहीं कर पाया। उसके बाद
मैं कोविड में फंस गया। मुझे नहीं हुआ कोविड, लेकिन परिवार में बहुत लोगों को हुआ। मेरे ससुर की मृत्यु भी हो गई, नहीं बचा पाए उनको। तो वो सब होने के बाद फिर मुझे वहां के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति का फोन आया कि ऐसे ऐसे अब ये गया ले जाने की बात है। ना माफ कीजिएगा, उस बीच में ये हुआ कि हाँ साहब अब ये भागलपुर नहीं जा रहा है। तो मैं थोड़ा निश्चिंत हुआ कि चलो ये लोग सोचते हैं, ऐसा कर नहीं पाए। फिर हुआ कि ये गया जा रहा है, और गया जाने की जब खबर मिली तो आरबीआई के गवर्नर से बात किया, क्योंकि कुछ स्टेट बैंक के लोग भी मुझे उन्होंने पत्र लिखा। आरबीआई के गवर्नर से बात किया। आरबीआई के गवर्नर ने चेयरमैन एसबीआई से बात किया, और चेयरमैन एसबीआई ने आरबीआई गवर्नर को काफी संतोषजनक उत्तर दिया था। और मुझे लगा था, जब मुझे आरबीआई गवर्नर ने बताया तो मुझे लगा कि ये मामला ठीक हो जाएगा और गया नहीं जाएगा। लेकिन बहुत बड़ा चक्र है ये। तो स्टेट बैंक का भी बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं संवादहीनता या संवाद के देर सवेर से पहुंचने के कारण ऐसा हुआ है कि ये गया चला गया है। लेकिन मैं सभी लोगों को विश्वास दिलाना चाहूँगा कि ये पूर्णिया की जो पोजीशन थी स्टेट बैंक में, वो फिर लौट के आएगी। कब आएगी, कैसे आएगी, अभी तुरंत तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन ये जरूर कह सकता हूँ कि पूर्णिया वो लौटा के मैं लाऊंगा जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है कि हम लोग भी ये कोशिश करेंगे कि जिस तरह के आर्ग्यूमेंट्स की ज़रूरत है, जो उसको ये सब्सटेंशिएट करने में हम लोग लोकल रिसर्च करके कुछ आपको दे सकें, तो वो भी हम लोग प्रयास करेंगे ताकि आर्ग्यूमेंट को बिल्ड करने में सहायता हो सके। मैं तो एक बात बताता हूँ, जब पूर्णिया हवाई अड्डे की प्रधानमंत्री के पैकेज में डलने की बात थी, तो उस समय भी उसका विरोध था। और प्रधानमंत्री का जो पैकेज बनता है वो कोई प्रधानमंत्री नहीं बनाते, वो तो बन के पूरा दस्तावेज तैयार होता है और फिर वो किया जाता है। तो पूर्णिया का औचित्य कैसे बनता है हवाई अड्डा के लिए, उसमें हम लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ी थी और बहुत सारे तर्क देने पड़े थे। उसके बाद वो एक्सेप्ट हुआ था और प्रधानमंत्री जी के पैकेज में नाम समेत, राशि समेत उसकी घोषणा हुई थी। तो औचित्य के मामले में आप रिसर्च कर देंगे तो मेरे लिए और भी अच्छा है, लेकिन औचित्य किसी चीज के जस्टिफिकेशन की, अब पूर्णिया को कि वहाँ बैंक का जोनल ऑफिस हो या एयरपोर्ट हो या रेलवे का अच्छी सुविधा हो, अब हमें अपने उसके जस्टिफिकेशन को बहुत ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है। पूर्णिया का आकार ऐसा हो गया है कि इन चीज़ों को करने करवाने में अब किसी के पास बहुत ज़्यादा वो नहीं रह जाएगा कि यहाँ क्यों नहीं होना चाहिए। उसको हम लोग पार कर गए हैं। तो आने वाले समय में मुझे लगता है कि जो ये बहुत बची हुई चीज़ें हैं, एक वो सरकार या ये सरकार वैसी हो जाए या वो सरकार आए जो सुने। आज बदकिस्मती हमारी यह है कि केंद्र में भी और राज्य में भी जो दोनों सरकारें हैं, वो मेरे समझ से, ये मेरी अपनी सोच है, कोई जरूरी नहीं कि सब लोग ऐसा सोचें, ये सुनने वाली सरकारें नहीं है, ये सुनाने वाली सरकारें हैं। और सुनाने वाली सरकारों से कोई चीज करवा लेना ये बड़ा मुश्किल होता है। अगर मुझे ये लगे कि मैं ठाकुर जी से कुछ नहीं सीख सकता, मैं ही सिखा सकता हूं, तो मैं फिर वैसे ही रहूंगा जैसे हूं, मुझे कुछ प्राप्ति नहीं होगी। तो अभी ये ऐसा बना हुआ है। लेकिन आपने बंगाल में देखा क्या हुआ है। ममता जी अच्छी हैं या खराब हैं ये अलग बात है, लेकिन एक सोच को लोगों ने अपनाया है और एक सोच को नकारा है। ऐसा हम लोगों को लगता है कि आने वाले समय में होगा, और होगा तो फिर वो सरकार आएगी
जो सुनेगी। और सुनने के लिए ठाकुर जी आवश्यक ये भी है कि सामने वाला बहुत मजबूत ना हो। अगर आप बहुत बड़े पहलवान होंगे ना तो मेरी बात आपको सुनाई देगी भी नहीं। थोड़ी सी आप में भी कमजोरी होनी चाहिए कि यहां मारो तो चोट लगेगी, वहां मारो तो चोट लगेगी। तो अभी जो सरकारें हैं दोनों, वो इतनी ज्यादा मजबूत है कि उसको कोई आवश्यकता नहीं है कि वो किसी की सुने। तो इसलिए लोकतंत्र के लिए एक स्वच्छ और स्वतंत्र लोकतंत्र के लिए आवश्यकता ये भी है कि थोड़ी कमजोरी भी रहे सरकारों में, तब वो ज्यादा सुनती है। अभी कोई नहीं सुन रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। एक और मुद्दा है जो यहाँ के लोगों को काफी डिस्टर्ब करता है, वो है एक जो वॉशिंग पिट बनने के लिए मेरे ख्याल से 36 करोड़ रुपए सैंक्शन हो गए थे, जो सहरसा चला गया मेरे ख्याल से, या सैंक्शन है वो काम रुक गया, नहीं हो पा रहा है। वो एक मुद्दा है जो इन लोगों को बहुत अनकंफर्टेबल कर रहा है, पूर्णिया के लोगों को, कि ऐसा कैसे हो गया। ठाकुर जी आप ये सवाल मेरे दुखती नब्ज पे उंगली धर रही है। क्या क्या वापस गया है आपको मालूम है? पूर्णिया के बस स्टैंड का पैसा वापस चला गया, पूर्णिया के सैटेलाइट सर्वे का पैसा वापस चला गया, पूर्णिया के ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम की जस्टिफिकेशन, अब तो वो कंपनी, सरकार की कंपनी थी, वो कंपनी ही लुट गई, चोरों ने बर्बाद कर दिया, IL&FS। लेकिन जब मैं सांसद बना था तो IL&FS से बात किया था कि मुझे पूर्णिया नगर के विकास के लिए 500 करोड़ रुपए दीजिए और मैं आपको वो 500 करोड़ रुपए वापस करूंगा। और उस समय के जो मेयर या जो थे, उनसे ये चर्चा हो रही थी कि भाई हम रीजनेबल हाउस टैक्स लोगों पे कैसे लगा सकते हैं, अपनी आय कैसे बढ़ा सकते हैं अकाउंटेबल ढंग से, कि हम IL&FS को वो सूची दें कि हर वर्ष ये पैसे हमें मिला करेंगे और इससे हम अपने कर्ज को चुकाएंगे। तो उस समय मुझे याद है कि वो 450-500 करोड़ रुपए की बात बन रही थी कि अगर वो 450-500 करोड़ रुपए पूर्णिया को मिल जाते और वो दुरुपयोग नहीं होता तो पूर्णिया की शक्ल सूरत और ये जो आज जल लगने की समस्या है और लोगों को तरह तरह की फोटो आप देखिएगा, दुखद स्थिति में लोग रह रहे हैं, इन चीजों से काफी हद तक हमें निजात मिलता। लेकिन इन चीजों के लिए सहयोग की बहुत आवश्यकता है और इन चीजों के लिए कुछ समय की आवश्यकता है। तो सहयोग का अभाव हो और समय का अभाव हो तो ये चीज नहीं किए जा सकता। अब मैंने सुना है कि ये भी एक बहुत बड़ा क्या कहें उसको, कि इसमें भी पारदर्शिता की कमी है कि पूर्णिया के घर वाले कितना कर देते हैं और वो कितना कर जमा होता है सरकारी खातों में और उसमें कौन कौन लाभुक है, मतलब ये एक अलग कथा है। तो जब तक आप गुत्थी नहीं सुलझाइएगा, और सबसे बड़ी बात जो है वो मेंटेनेंस की होती है ठाकुर जी। सड़कें जो मेरे समय में बनी थी अब टूट गई, अब फिर बन रही होंगी। तो जब तक आप कोई व्यवस्था ही नहीं कर दीजिएगा कि जो संसाधन बने वो संसाधन के रख रखाव के लिए भी उसका कोई इंतजाम हो, जब तक ऐसा नहीं करेंगे तब तक तो ये पहिया कभी रुकेगा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। तीसरी बात जो हम आपको कहने जा रहे हैं वो मुझे यकीन है कि आप जरूर बहुत पसंद करेंगे। श्री का ये आइडिया है कि हम लोग सिर्फ पूर्णिया की बात न करें बल्कि सब हिमालयन रीजन की बात करें। बिल्कुल। और भारतीय सरकार का जो एक लुक ईस्ट पॉलिसी कभी आई थी, उस पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए हम नेबरिंग कंट्रीज के साथ भी संवाद शुरू करें, क्योंकि पूर्णिया एक सॉफ्ट पावर के रूप में इमर्ज कर रहा है। जैसे यहाँ का मेडिकल फैसिलिटीज धीरे धीरे इमर्ज कर रहा है, और सबसे बड़ी बात है कि बहुत बड़ा कल्चरल सेंटर था और ये एक मॉडल है समन्वयवादी संस्कृति का भी। इसको ध्यान में रखते हुए श्री ने ये तय किया है कि हम लोग एक सब हिमालयन लिटरेरी फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करें।
बहुत अच्छा। और इस संस्था को काफ़ी सहायता मिल भी रही है और मिलने की उम्मीद भी है इस बात के लिए। हम लोग चाहते हैं कि नेपाल, म्यांमार, भूटान इन सब लोगों को भी लाएँ और एक संवाद यहाँ शुरू करें इस पूरे इलाके के लिए। कई प्रॉब्लम्स हमारे सिमिलर हैं, बहुत सारे लिटरेरी टेक्स्ट के कथानक सिमिलर हैं, तो उसको एक साथ लाया जाए और इसमें हम लोग काफ़ी एम्बिशियस हैं। यहाँ तक एम्बिशियस हैं कि हम लोग जो मुख्य अतिथि किसी नोबेल प्राइज़ विनर को बनाना चाहते हैं या कुछ उसी स्तर के लोगों को बनाना चाहते हैं ताकि हम दुनिया के मैप पे भी आ सकें और ये हम सिर्फ़ बिहार की बात नहीं सोचते, हम दुनिया के मैप की बात सोचते हैं। तो आपको ये आइडिया कैसा लगता है और इसमें आपसे हम लोग किस तरह की उम्मीदें कर सकते हैं? आइडिया तो अति ज़बरदस्त है और सबसे बड़ी बात है कि जिस लेवल की आपने बात की है, ये बहुत डूएबल है। ये प्रैक्टिकल आइडिया है और जगह तो तुरंत कला भवन दिमाग में आता है। मैं पता नहीं अब उन लोगों ने शायद तंग आके मुझसे हटा दिया हो या नहीं हटाया है। मैं अध्यक्ष वहाँ का हूँ या था, जो भी है। तो हमारे पास जगह भी है, हमारे पास एयरपोर्ट नहीं भी है, लेकिन हमारी कम्युनिकेशंस खराब नहीं है। बागडोगरा बहुत करीब है हमारे। तो हम हर तरह से इसको आयोजित कर सकते हैं और बड़े अच्छे से आयोजित कर सकते हैं। इसमें मेरी क्या सहयोग की आवश्यकता है, आप जो कहेंगे सहयोग, इंक्लूडिंग कि किसी नोबेल लॉरिएट को लाना है, तो कुछ लोगों को तो व्यक्तिगत रूप से जानता हूं। अगर अभिजीत सेन जी टाइप के लोग चाहिए तो वो ज़रूर आएंगे और खुशी से आएंगे, क्योंकि उनका प्रॉमिस भी है मेरे साथ कि वो पूर्णिया आएंगे। जब मैं उनसे हार्वर्ड में मिला था अमेरिका में और हमारी चर्चाएं हुई थी, तो मैंने उनसे कहा था कि आप पूर्णिया आइए, क्योंकि आप जिस भाषा में बात कर रहे हैं, मतलब जिस तरह से बात कर रहे हैं कि गांव की क्या एक जो आप कल्पना बता रहे हैं, तो आप पूर्णिया में ऐसे ही पाएंगे और आप चलिए। तो उन्होंने कहा था कि मैं ज़रूर आऊँगा। बड़ी बात है, बहुत अच्छा। तो वो आ सकते हैं, और भी लोग हैं आ सकते हैं। अच्छे इंडियन क्लासिकल म्यूजिक के जो कलाकार जो पूर्णिया के लोगों को पसंद हो, वो भी आ सकते हैं। बॉलीवुड का मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मैं उधर से दूर रहता हूं, लेकिन क्लासिकल जगत में आप कहेंगे तो मैं अवश्य वहाँ से लोगों को लाऊंगा। तो मैं पहले तो श्री के बिहाफ पे आपको इसके एडवाइजरी कमेटी के लिए आमंत्रित करता हूं और फॉर्मली फिर हम लोग उस पर बातचीत करेंगे। आपसे मिलके ये आमंत्रण आपको एक्सटेंड करेंगे। मैं आपकी सेवा में हूँ, जैसे उपयोग करना चाहिए कीजिए। पूर्णिया का जिसमें भला हो वो तो बिना पूछे उसमें मुझको निर्देश दिया जा सकता है कि ये कीजिए और मैं करूँगा। पूर्णिया का भला होना चाहिए, चाहे जैसे हो, जिस रूप में हो। बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। और अगली बात मैं कहने जा रहा हूँ जो बहुत मुझे छूने वाली बात है, वो है पूर्णिया के पूरे इलाके के। मैं जब पूर्णिया कहता हूँ तो आप समझिए एक बृहत्तर पूर्णिया की बात कर रहा हूँ या इस पूरे हिमालयन रीजन की बात कर रहा हूँ जो हिंदुस्तान में है कम से कम। हमारा एक बड़ा प्रॉब्लम है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम मोर और लेस कोलैप्स कर गया है, डिस्पाइट द फैक्ट कि हमें यूनिवर्सिटी एक मिल गया है, लेकिन यूनिवर्सिटी के फंक्शनिंग को लेके जो शिक्षकों से मेरी बात हो रही है, कॉलेजेस के टीचर्स जो मेरी बात हो रही है। अभी हाल में आपने देखा होगा कि एक वीडियो बहुत सर्कुलेट हो गया बोरा बेचते हुए एक शिक्षक का, उनकी डिग्निटी का कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा है। मैंने पहले भी इस पे लिखा था और इस पे कई बहस भी हमने आयोजित की थी। इस सिलसिले में मेरा एक सुझाव ये है और उस पे मैं चाहता हूँ कि आपका क्या ओपिनियन है कि एक नागरिक समिति बनाई जानी चाहिए जो एक तरह से सोशल ऑडिट करे इन चीज़ों का कि हमारे एजुकेशन सिस्टम का क्या एलिमेंट्स हैं
और कैसे उसको हम मैनेज कर, जैसे मुझे खबर मिली है कि जो पैसे कॉलेजेस में आते हैं, उन पैसों को सही ढंग से शिक्षकों तक नहीं दिया जाता है। एक तो ये मेरा मेरा बहुत कंसर्न है कि यदि आप अच्छी शिक्षा चाहते हैं, तो सबसे पहली बात है, शिक्षकों को डिग्निटी देना। पैसे से ज़्यादा जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है, वो हमारी डिग्निटी है। और डिग्निटी का पैसे से भी संबंध है, लेकिन उसके अलावा भी उसका बहुत कुछ और भी उसका सोर्स है। इस डिग्निटी को बहाल करने के लिए नागरिकों को ही एक्टिव होना पड़ेगा, क्योंकि यदि हम उसे सिर्फ छोड़ देंगे सरकारी व्यवस्था पे, तो गांधी जी कहते थे कि शिक्षक को यदि वेतन भोक्ता हम मान लेंगे, तो कभी हमारी शिक्षा सही नहीं हो सकती है। तो नागरिकों के साथ भी एक संवाद की ज़रूरत है इन इंस्टीट्यूशंस की। उसमें मैं आग्रह करूँगा आपसे, क्योंकि आप जनप्रतिनिधि भी हैं और पूर्णिया के शुभचिंतक हैं, कि कैसे ये किया जाए कि एक नागरिक सोशल ऑडिट सिस्टम बनाया जाए, जिससे हम इन विषय पे अपनी बातों को रख सकें और सही जगह पहुंचा सकें और इस पे सही ढंग का कार्यक्रम कारोबार हो, ताकि लोगों को ऐसा कुछ करने के पहले सोचना पड़े कि शायद इसका नागरिक विरोध भी हो सकता है। ठाकुर जी, पहले तो मैं आपकी बात को थोड़ा सा चेंज करूंगा कि हमारा एजुकेशन सिस्टम मोर और लेस नहीं कोलैप्स हुआ है, लेस और मोर कोलैप्स हो गया है। मतलब टोटल ही कोलैप्स हो गया है, इसमें कहीं कोई दो राय हो ही नहीं सकती। अब इस संदर्भ में भी मेरे कुछ अपने अनुभव हैं। मैंने कोशिश किया था कि गांव में प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय जो हैं उनको ठीक करूं, और मैंने हर गांव में हर तरीके से प्रयास किया था कि वहां के अभिभावक, गांव के नागरिक, गांव के अभिभावक विद्यालय के कार्यक्रमों में भागीदारी दिखाएं और जवाबदारी उठाएं। लेकिन मुझे बहुत दुख है आपको बताते हुए कि मुझे वो उनमें कहीं से भी उनमें उल्लास नजर नहीं आया। शिकायत स्कूल के बारे में सबने की, टीचर नहीं आता है, ये करता है, मिड डे मील में गड़बड़ी है, फलाना है, सबका। लेकिन जिम्मेदारी उठाने को, जिस नागरिक समिति की आपने बात की, वो मैं गांव में ही नागरिक समिति बनाने के लिए मैंने अथक प्रयास किया। और मैं जब प्रयास करता हूं तो तन मन और धन से भी प्रयास करता हूं कि यार ये काम हो जाए। मैंने यहां तक प्रयास किया ठाकुर जी कि आज हर गांव में गरीब या अमीर अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए प्राइवेट ट्यूशन रखता है। मैंने कोशिश की कि भाई शाम के समय में सरकार द्वारा इतना बड़ा ये स्कूल बना हुआ है, हम लोग इसको उपयोग करें। ये जो प्राइवेट कोच हैं, टीचर हैं, इनको एंगेज करें ताकि ये समूह में बच्चों को एक्स्ट्रा क्लास दिलवा सकें। और ये मैंने वैसे जगहों पे कहा ठाकुर जी। अच्छा, आपको अलग एक बात बताऊं, बिहार दो चीजों के लिए बड़ा प्रसिद्ध है। इसको लोग, यहाँ के लोग इसको मतलब बिहार के लिए मजाक करते हैं, मजाक के तर्ज पे बोलते हैं, लेकिन इसमें से दो बातें निकल के आती हैं कि बिहार के बारे में ये पंजाब के लोग खास करके कहते हैं कि साहब इनका रहन सहन बहुत खराब है, ये घर बड़ा गंदा रखते हैं, इनके ये फलाना है, चिलाना है, ये बोलते हैं। लेकिन वो बुराई करते करते ये दो चीजें जरूर बोलता है। कहता है एक बिहारी दवाई पे हर पैसा खर्चने को तैयार है, और एक बिहारी अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसा खर्चने को तैयार है। ये दो चीजों को ठाकुर जी वो कंसीड करते हैं कि यार हमारा रहन सहन खराब है, हमारे कपड़े ऐसे होते हैं, हमारे कोई स्टाइल नहीं है हमको, और फलान जूता ऐसे होता है, घर ऐसा होता है। लेकिन दवाई अगर डॉक्टर लिख देता है तो उसको हम ब्रह्मा जी की लकीर मानते हैं, वो खाते हैं
चाहे वो विटामिन ई 14 लिख दे वो हम खाते हैं। और बच्चों के पढ़ाई के लिए, इसलिए आज अगर आप कहीं की कोटा की बात करें, जहां की बात करें, अगर अधिकांश बच्चे देखिएगा तो आपको बिहार के मिलेंगे। और वैसे सजग जगह पे, बिहार जैसे जगह पे जहां लोग चाहते हैं अपने बच्चों को पढ़ाना, वहां हम उनको शिक्षा की व्यवस्था नहीं दे सकते। आप पूर्णिया में देख लीजिए, जो कोचिंग सेंटर है, मैं उन पे कमेंट नहीं करूंगा, जरूर सब अच्छे होंगे, लेकिन किसी कोचिंग सेंटर के बाहर देख लीजिए तो साइकिल आपको लगेगा, सैकड़ों सैकड़ों साइकिल आपको दिखेंगी। तो मुफ्त में तो आप बच्चा नहीं पढ़ रहा है, पैसा लग रहा है। क्या इसको हम सामूहिक रूप नहीं दे सकते हैं? क्या इसको हम उस संसाधन को इसमें नहीं जोड़ सकते हैं जो सरकार खर्च ही रही है? लेकिन वही फोकस की बात। अब इस बहस में तो मैं पार्लियामेंट में हार चुका हूं और कई बारी डांट भी सुन चुका हूं। मेरा मानना है कि, और मैं बिहार के परिवेश में बोलता हूं, मेरा मानना है कि बिहार में कितने भी गरीब परिवार क्यों ना हो, अगर एक रोटी उस घर में होगा तो वो रोटी ना मां खाएगी ना बाप खाएगा, वो रोटी अपने बच्चे को जरूर खिलाएगी। बिल्कुल, ये मेरा मानना है कि माँ बाप भूखे सोएंगे, बच्चे को नहीं सोने देंगे अगर रोटी उपलब्ध है तो। मैं कहा यार, इतना जो इस मिड डे मील पे तुम लोग फोकस करते हो और हर स्कूल को तुमने एक कैंटीन में तब्दील कर दिया है, वहां का हेडमास्टर चावल दाल का हिसाबी बन गया है। मैं कहा यार, ये ड्राई राशन अगर घर दे दो और बच्चे को किसी और हुक से स्कूल आने की इंतजाम कर दो, तो बच्चा भूखा नहीं मरेगा, स्कूल भी आएगा और स्कूल में पढ़ाई होगी। अच्छा नहीं लगता है? जिस स्कूल के निरीक्षण में जाता था, वहां क्लासरूम से ज्यादा मुझे वो निरीक्षण करवाते थे कि ये हमारा खाना बनने का जगह है, ये हमने आज खिचड़ी बनाया है, ये हमने आज छोला बनाया है। अरे यार, मैं आया हूं कि पुस्तक कौन सा पढ़ा रहे हो, तुम्हारे कक्षा में क्या हो रहा है, इस पर ध्यान ही नहीं है। लेकिन लोग को वही पसंद है, लोग को वही पसंद है कि वहां खिचड़ी खाओ। लोग को ये नहीं पता, तो कैसे शिक्षा में इसमें श्री का क्या रोल है? इसमें श्री का रोल है कि जिस समिति की आपने नागरिक समिति की बात की, तो हमें ऊपर नहीं बात करना है, हमें नीचे बात करना है, हमें गांव में बात करना है, हमें अपने अभिभावकों को बताना है कि यार, बच्चा तेरा नहीं पढ़ेगा तो बाद में तू करोड़ों रुपए में भी वो काम नहीं कर सकता, बच्चे को पढ़ा। और बच्चे को पढ़ाने के लिए जब सरकार ने सब साधन दिया हुआ है, तो उस साधन में सामाजिक साधन भी हम जोड़ते हैं। वहां की व्यवस्था को सुदृढ़ कर लो। अगर गांव के प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय की व्यवस्था सुदृढ़ हो जाएगा, तो वहां के वो एजुकेशन ऑफिसर वगैरह सब पे दबाव पड़ने लगेगा कि भाई शिक्षक भेजो, अच्छे शिक्षक भेजो। और फिर जहां तक रही शिक्षक की बात, तो शिक्षक को अगर सरकार से वेतन मिलता है, तो समाज से सम्मान के तौर पे हमारे गुरुकुल में ठाकुर जी क्या व्यवस्था होती थी? कोई चावल देता था, कोई कद्दू देता था, कोई घी देता था, कोई पता नहीं क्या देता था। हम भी सम्मान के तौर पे अपने शिक्षकों को सामाजिक तौर पे उतना सम्मान और उतना सामग्री दे सकते हैं कि वो सुखी भी रहे और वो जरा सिर ऊपर करके बात भी कर सके। बोरी बेचते हुए जो वीडियो था, उसके बारे में क्या बोल सकता है आदमी? इसके इसके सिवा कि वो शर्म से लगता है कि मरे आदमी, इसके सिवा तो कुछ बोल नहीं सकते हैं ठाकुर जी। इसके लिए भी श्री बहुत बड़ा रोल अदा कर सकती है कि अगर हम गांव से शुरू करें इसको हम मुख्यमंत्री के निवास से नहीं शुरू करें, गांव से शुरू करें, अभिभावक सजग हो जाएंगे, स्कूल भी ठीक हो जाएंगे। जी, श्री अभी ये विचार कर रहा है कि हम लोग गाँव में एक डिजिटल डिवाइड को खत्म करें और विद्यादान की एक बात शुरू करें, जिसमें यूनिवर्सिटी के बच्चों को और शिक्षकों को गाँव के बच्चों के साथ जोड़ा जा सके थ्रू इंटरनेट, जहाँ तक पॉसिबल हो सकता है। और हो सकता है कभी जाएँ भी वो लोग, बच्चों के साथ मिलें भी, बातचीत करें, तो उनका थोड़ा कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। ऐसे कई प्रयोग हुए हैं, बंगाल के कुछ प्रयोगों के बारे में मुझे मालूम है, ऐसा हुआ है। इस पे श्री अभी विचार कर रहा है और हम लोग ये सोचते हैं कि सीएसआर का जो फंड है,
वो शायद हम लोग इस विषय के लिए ले सकते हैं। यदि हमने इस प्रयोग को 1-2 जगह करके देखा और सफल हुआ, तो फिर उसको हम लोग एक्सपैंड करना चाहेंगे। अब अगली बात जो है वो अ, इसके इकोनॉमिक मॉडल के साथ जुड़ी हुई है और मेरे ख्याल से ये मेरी आखिरी 2 बातें होंगी। एक बात ये है कि जो गुलाबबाग मंडी है हमारा, उसको लेके बहुत लोग कंसर्न फ़ील करते हैं और जो गाँव के उत्पादकगण हैं, मक्का उत्पादक है या मखाना उत्पादक लोग हैं, इनका भी बड़ा कंसर्न है कि एक तो उनको मार्केट सही नहीं मिल रहा है, मार्केट बहुत कैओटिक है, कोई रिसर्च इंस्टीट्यूट नहीं है जो उनको सपोर्ट करे, उनको बताए कि कब क्या करना ठीक रहेगा, या सॉइल रिसर्च सेंटर्स कोई हमारे पास उस तरह का नहीं है जो हमें दे सके। जिस तरह से हमारा एग्रीकल्चरली रिच स्पेस है और जिस तरह से किसानों ने दिखाया है दमखम उसमें, उसको समृद्ध करने के लिए 2-3 सुझाव, 2-3 बातों पे लोग कंसर्न फ़ील करते हैं। एक तो है जो मेरे ख्याल से बनमनखी में एक चीनी मिल हुआ करता जो बंद हो गया है। वहाँ मेरे ख्याल से कोई 118 एकड़ लैंड है, 118 एकड़ के आसपास लैंड है वहाँ पे। तो लोगों का विचार ये है कि कोई योजना है जो मेगा फूड प्रोसेसिंग पार्क वहाँ बनने की बात हुई थी कभी, या बात है जिस पे लोग चाहते हैं कि आपका विचार सुनेंगे, क्या कहेंगे आप उस पे? ठाकुर जी, पिछले 8 महीनों से किसानों का आंदोलन चल रहा है जी। और प्रधानमंत्री जी के पास समय नहीं है कि वो अपनी किसानों की बात सुने। लेकिन मैं शिकायत के तौर पे पूर्णिया के लोगों से पूछना चाहूँगा कि आप लोगों ने उस किसान आंदोलन में क्या शिरकत की। और मैं 3 कानूनों की बात नहीं कर रहा क्योंकि वो लंबा बहस है। एक जो मांग है उसमें वो न्यूनतम समर्थन मूल्य से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। वो न्यूनतम समर्थन मूल्य मैं समझता हूं कि अगर मेरे किसानों को मिल जाए तो मेरा किसान संपन्न हो जाएगा। प्रधानमंत्री जी की वो स्वप्न की 2 गुनी 4 गुनी करेंगे, वो अलग बात है। मैं आपको एक मिसाल देता हूं कि जनप्रतिनिधि क्या कर सकता है। मैं एक बार उधर से लौट रहा था, धमदाहा से गुजर रहा था, तो देखा कि बहुत सारे सड़क पे लोग इकट्ठे हुए हैं और काफी उत्तेजना में। मैंने गाड़ी रोकी, पूछा क्या हुआ। तो हमरा आर के किसान छिए ना, ना यहाँ कोई क्रय केंद्र नहीं है, कुछ नहीं है, फलना है ना, घूमबे है फलना। तो मैं कहा अच्छा भाई ले लो उधर की तरफ जिधर ये रखते हैं सामान। गाड़ी उधर चली गई, उतरा, और भी लोग उत्तेजना में कि यहाँ पर कोई इंतजाम नहीं है, कोई कुछ नहीं है, फलाना नहीं है। मैं कहा अच्छा अच्छा, शांति शांति बनाओ। एफसीआई को फोन लगाया, कोई अफसर ही ना मिले फोन पे। वो कहाँ है, वो नहीं है, वो कहाँ है, वो नहीं है, वो कहाँ है, वो नहीं है। करीब 20 मिनट में जरा तंग हो गया और कुछ गुस्से में भी आवेश में गया। कहीं इनकी ऐसी की तैसी। मैंने फोन लगाया दिल्ली मंत्री महोदय को। देखिए यूपीए की सरकार थी लेकिन बात कैसे सुनती थी। मैंने मंत्री जी से बात किया क्योंकि इतनी इज्जत बना ली थी कि अगर उदय सिंह एमपी फोन करे तो मंत्री फोन पे आता था। इसके लिए इज्जत बनानी पड़ती है सब। मंत्री जी फोन पे आए, मैंने कहा साहब मैं यहां खड़ा हूं, क्रय केंद्र नहीं है, आज फलाना तारीख हो गया, फलाने तारीख को क्रय केंद्र खुला था। मंत्री जी ने कहा जी 10 मिनट का समय दीजिए। मुझे नहीं लगता 10 मिनट बीते होंगे। और अगर इस देखने वालों में से मेरे ऑफिस के लोग अगर जरूर होंगे तो उनको ये घटना याद होगी। 10 मिनट के अंदर हर एफसीआई वाले का फोन आ गया। मेरे वहां रहते रहते एफसीआई के सारे लोग आ गए। मेरे वहां रहते रहते क्रय केंद्र खुल गया। मेरे वहां रहते रहते जो तौल की शिकायत थी हमारे किसानों को कि ऐसे तौल में गड़बड़ी होती है, नई मशीन आ गई। और हमारे किसानों ने शिकायत की कि वो धान के सफाई करने में
बहुत समय लगता है। तो मैंने पूछा ये कैसे होगा, तो उन्होंने बताया ये एक यंत्र से होगा। अब यंत्र कहाँ से आए, तो सांसद कोष से तो मैं वो यंत्र नहीं दे सकता था, तो अपने जेब से वो कई लाखों का यंत्र, बहुत बड़ा यंत्र मंगवाकर वो लगवाया, और वहां किसानों में खुशहाली कि उनका वो उस यंत्र में डालते थे और सब धूल वूल उड़ जाता था और सावधान निकल आता था। फिर उनके यातायात की मुसीबत थी, उसको वहीं तुरंत के तुरंत सुलझाया। मतलब मुझे लगता है कि मैं वहां करीब मुश्किल से 2-2.5 घंटे रहा हूंगा ठाकुर जी। उस इलाके का वो समस्या, वहीं उसका निदान हो गया। किस खाते में इस काम को लिखवाऊं मैं? लोग मुझसे पूछते हैं क्या किया सांसद के रूप में, मैं कभी कुछ नहीं किया। तो जनप्रतिनिधि, आपको मालूम है कि ये मेरा रिकॉर्ड है कि मैं किसी गांव में नहीं गया ठाकुर जी जहां मुझे वो सप्लाई वाला अफसर मिला हो। किसी की मां मर जाती थी, किसी का पिताजी का देहांत हो जाता था, कोई साला कहीं चला जाता था, किसी को पटना में मीटिंग हो जाती थी, वो नहीं आता था सामने, क्योंकि डीलर की खिंचाई होनी थी ना, तो वो कैसे आता? आज तक नहीं आया। सिलसिला इकबाल पे चलता है, और जनप्रतिनिधि का इसमें बहुत बड़ी भूमिका है। जनप्रतिनिधि के रूप में ठाकुर जी, अगर मैं किसी से भी किसी भी परिस्थिति में 5 रुपए ले लूं, तो मैं जिंदगी भर के लिए कभी आंख उठाकर किसी से बात नहीं कर सकता। यह सत्य है, ध्रुव सत्य है, इसको कोई नहीं टाल सकता। एक चुटकुला के तौर पे ही सुनाऊं, मैं सांसद बना 2004 में, नया नया लोग आते थे अपने काम लेके, ये वो, तो ज्यादातर काम लेके आते थे, तो मैं मना कर देता था कि ये मेरे से नहीं होगा, ये मेरे से नहीं होगा। तो जब दूसरी तीसरी बार खेपी में गया मैं पूर्णिया, और यही सिलसिला चला, तो एक शाम को देखा कि वो हमारे बीच नहीं है, आदरणीय हमारे जो अध्यक्ष हुआ करते थे बीजेपी के, वो और सारे वरिष्ठ बीजेपी के नेता मेरे घर पहुंच गए। मैंने कहा आइए आइए, आपका स्वागत है। तो मैं कहा साहब आपसे शिकायत लेके आया है। मैं कहा क्या हो गया? उन्होंने कहा भाई ऐसे तो हमारा सपोर्ट ही खत्म हो जाएगा। मैं कहा क्या कर दिया मैंने? तो नहीं साहब, जो आता है उसको आप मना कर देते हैं। मैं कहा मना कर देता हूँ? किसको मना कर दिया? तो नहीं, उसको मना कर दिया, उसको मना कर दिया, उसको मना कर दिया, और हम लोग देखते रहते हैं, यदि आपके पास तो जो आता है आप तो ज्यादा काम के लिए ना ही कह देते हैं। तो मेरा थोड़ा सा गुस्सा चढ़ गया। मैं कहा एक बात बताइए, आप चाहते हैं कि मैं झूठ बोल दूं उसको कि मैं काम करूंगा उसका? तो नहीं, ये तो करना पड़ेगा ना, कह तो दीजिए ना कि आप बात कीजिएगा। मैं कह देखिए मेरा त्यागपत्र भी ले लीजिए, झूठ में नहीं बोलूंगा। और उसका एक प्रैक्टिकल रीजन ये है कि मैं जब 25 लाख लोगों से झूठ बोलूंगा तो किससे क्या झूठ बोला ये मुझे याद नहीं रहेगा। अगले बार जब वो मुझसे मिलेगा और उस प्रश्न का मैं दूसरा उत्तर दूंगा तो वो मुझे झूठा कहेगा। मैं झूठा बनने की कोई इरादा नहीं। और उसका नतीजा ये हुआ ठाकुर जी कि मेरा रिकॉर्ड रहा सांसद के तौर पे कि अगर प्रशासन में या पुलिस प्रशासन में मेरे ऑफिस से भी मेरे नाम से अगर कोई खत किसी काम के लिए चला जाता था तो वो 99.9%, 100 नहीं कहूंगा, वो 99.9% काम होता था, क्योंकि प्रशासन में भी लोगों को मालूम था कि इनके यहां से अगर कोई रिक्वेस्ट आ रहा है तो वो गलत नहीं हो सकता। लेकिन इन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। अब मैं हर चोर उचक्के की पैरवी करता फिरूं, कौन एसपी और डीएम मेरी बात मानेगा? मैं सांसद रहूं या मंत्री रहूं, अगर मैं किसी मर्डरर का, किसी रेपिस्ट का, अगर मैं उसी की पैरवी करूं तो कौन डीएम सुनेगा मेरी बात? कौन एसपी सुनेगा मेरी बात? और मैं क्यों करूं? तूने अगर गलत काम किया तो भुगत जाके। तो जनप्रतिनिधि को इन चीजों का अगर वो ख्याल नहीं रखेंगे, जो दुखद है कि ज्यादातर लोग नहीं रखते हैं, तो फिर वो
अपने इकबाल को काम नहीं कर पाएंगे और फिर वो उनसे काम नहीं हो पाए। इसलिए बहुत आवश्यक है कि सीजर्स वाइफ वाली बात है कि नॉट ओनली अबव सस्पिशन बट अपीयर्स टू एवरीबडी टू बी अबव सस्पिशन, वो नहीं हो सकता। और अब आखिरी बात मैं करूंगा, क्योंकि बहुत से लोग मेरे ख्याल से समय भी सीमित है, थोड़ा लेट हमने शुरू किया है और बहुत से लोग पूछना चाहेंगे आपसे कुछ। आखिरी बात यह है कि जो मेडिकल सिस्टम की आपने बात की, जितना बड़ा फेलियर है, जो बूढ़ी अम्मा गांव में रो रही है। एक समय था जब न केवल हम लोग गांव के किसी स्कूल में पढ़ के यहाँ तक पहुंच पाए, बल्कि गांव में इलाज भी हमारा होता था। आज की तारीख में बिल्डिंग बने हैं हॉस्पिटल के, उसमें डॉक्टर्स नहीं है। सारा जो पीएसी सिस्टम है वो लगभग कोलैप्स हो गया है। और दूसरी बात जो लोगों का कंसर्न है कि पूर्णिया एक मेडिकल हब के रूप में इमर्ज कर रहा है, लेकिन इसका जो मेडिकल अरेंजमेंट है वो बहुत ही क्योटिक है। इसमें बहुत दलाली है, बहुत लोग परेशान इसमें रहते हैं। और इसमें एक और बात ये है कि क्या पूर्णिया को मेडिसिन प्रोडक्शन का हब बनाया जा सकता है? क्या यहाँ कुछ टैक्स हॉलिडे दिया जा सकता है इसके लिए? कैसे, खास करके जिन मेडिसिन का इस इलाके में बहुत ज़्यादा उपयोग होता है, और मैं केवल पूर्णिया की बात नहीं कह रहा हूँ, मैं पूरे ईस्टर्न बेल्ट की बात कर रहा हूँ, क्योंकि नेपाल से भी लोग आते हैं और भूटान से भी लोग आते हैं यहाँ ट्रीटमेंट के लिए। तो उसमें क्या कुछ किया जा सकता है इसमें? कभी क्या आपने इस पे कुछ सोचा है? ठाकुर जी, एक बार मैं बीमार पड़ गया पूर्णिया में, तो डॉक्टर लोग आए, 2-3 ही आ गए बल्कि, उनकी बड़ी कृपा। उन्होंने एक दवाई लिख के दी, एक एंटीबायोटिक। तो मैंने अपने आदमी को दिया, मैं कहा ये दवाई ले आओ। बड़ी देर हो गई उसको, और बगल मधुबनी में भी दुकानें हैं और उधर उधर दुकानें। बड़ी देर हो गई सुनील को आने में, तो और मैं थोड़ा सा बेचैन सा हो रहा था। मैं कहा तुमको इतना टाइम क्यों लग गया? तो उसने जो सुनाया वो सुन के मैं दंग रह गया। कहता है मैं 3 दुकानों पे गया और तीनों ने ये दवाई दी मुझे, लेकिन जब उनको पता लगा कि आपके लिए दवाई है तो उन्होंने मेरे हाथ से दवाइयां छीन ली। ओह माय गॉड। मैंने कहा क्यों? कहता अभी तो हम नहीं जानते हैं। तो अंत में लाइन बाजार में जाकर एक दुकान में ये दवाई मिली है जिसने ये दवाई दी। मैं कहा ये क्या नकली दवाइयां हैं? हाँ नकली दवाइयां। ओह माय गॉड। तीनों ने उसके हाथ में वो दवाई दी और तीनों ने ये जानने पे कि पप्पू सिंह के लिए दवाई है, हाथ से दवाई छीन ली। तो आप जिस मेडिकल फैक्ट्री की बात कर रहे हैं, एमिनेंटली डूएबल है। और मैं अपनी गलती स्वीकार करना चाहता हूं, मेरे दिमाग में ये बात नहीं आई थी। मैं क्षमा चाहता हूं। ये एमिनेंटली सूटेबल है, लेकिन उसका भी कारण बिहार के लोग हैं। बिहार के बहुत सारे सक्सेसफुल लोग बंबई और गुजरात में दवाई बना रहे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा पर कैपिटा दवाई की खपत बिहार में होती है। बिल्कुल। लेकिन बिहार में बनी हुई दवाई बिहारी को पसंद नहीं है, उसको लगता है इसमें खोट है। और यही शायद कारण है कि पटना में कुछ फार्मास्यूटिकल कंपनी शुरू हुई और बहुत बढ़ नहीं पाई। लेकिन हम लोग ये पूर्णिया में जरूर अटेम्प्ट कर सकते हैं कि हम लोग ऐसी कुछ दवाइयां जो साधारण इस्तेमाल की हो, उसे पूर्णिया में जरूर बना सकते हैं। अरे और कुछ नहीं बचेगा, फ्रेट का खर्चा बचेगा, इसलिए सस्ता तो बनेगी, सस्ता तो बनेगी। अब कितने नौकरी दे पाती है नहीं दे पाती है, लेकिन ये जरूर हो सकता है। और ये बहुत अच्छा आपका सुझाव है, और मैं इस पे लग के देखूंगा कि इसको मैं क्या कर सकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मुझे क्षमा चाहिए, मैं भूल गया था। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। और मैं अब चाहूंगा राजेश जी आप सवाल लें, क्योंकि सवाल तो मेरे पास बहुत सारे हैं, लेकिन मैं यहीं रुकना चाहता हूँ और फिर आगे हमारी बातचीत होगी जरूर, कई राउंड में होगी जी। जो हमारे साथ पैनलिस्ट हैं वो हैंड रेस का बटन है, थर्ड आइकन है बाएं से, उसको दबा के अपना सवाल पूछ सकते हैं। इस मंच के माध्यम से आपको सुनने का सौभाग्य, इसके लिए मैं आपका देना चाहता हूं सर। शिक्षा जगत के कई सर आपने विस्तृत चर्चा से मुझे एक का संचय, साथ ही साथ मुझे नम्रता पूर्वक आप विषय के संदर्भ में ध्यान दूंगा सर। आज के इस दौर में
एक हब बनता जा, खास तौर से की शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा के उभरा है राज्य भर में। तो अगर यहाँ के लिए अगर हम आपके मार्गदर्शन में रोजगार के लिए इसको अवसर प्रदान या उस दिशा में कुछ तो यहाँ के छात्रों जिससे गांव समाज का खुलेगा सर। थोड़ी थोड़ी आवाज कट गई सर, लेकिन आप शायद समझ गए होंगे। प्लेसमेंट की बात कर रहे थे। हाँ, एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे थे। मुझे बहुत ज्यादा सुनाई नहीं दिया सौरभ जी, लेकिन ये प्रयास करना चाहिए, हम लोग सब लग के करेंगे। मैंने पूर्व में भी प्रयास किया था, बहुत ज़्यादा मुझे सफलता नहीं मिली, लेकिन हारियो ना हिम्मत बिसारियो ना हरे नाम। तो ज़रूर प्रयास करेंगे कि यहीं लोकल स्तर पे हमें कोई अवसर मिल सके, हम ऐसा अवसर पैदा कर सकें जिससे ये चले। एक सवाल जो ठाकुर जी ने पूछा था, जवाब नहीं दिया। अगर यहाँ के जनप्रतिनिधि उस फूड पार्क में बनमनखी के लिए दिलचस्पी लेना चाहते हैं तो बहुत अच्छा होगा। और मैं तो इस माध्यम से और हर माध्यम से कहता हूँ कि मेरा जहाँ वो उपयोग करना चाहते हो, मुझे कोई भी इसमें मैं और इसकी बात नहीं है कि मैं सांसद नहीं हूँ वो सांसद, वो जहाँ हमारे सांसद, वो हमारे सबके सांसद हैं, वो जहाँ मेरा उपयोग करना चाहें, अगर मैं उस लायक मुझे समझें तो वो कर सकते हैं। और फूड पार्क को अगर हम लोग बनमनखी में बढ़ाएं तो बहुत ही अच्छा होगा। अगला सबमिशन बस मेरा है कि हमने हमारे लिए, मैं बहुत अभिभूत हूं कि एक जनप्रतिनिधि के मुंह से हमने नागरिक को कैसे अपने अधिकार की तरफ सचेत रहना चाहिए और जनप्रतिनिधि का क्या रोल, क्या रिलेशनशिप है एक नागरिक के साथ, जो आपने समझाया और जो हम लोगों को मतलब इशारे में भी बहुत बात कही आपने, अब बहुत बार डिटेल में भी बताया आपने। मतलब हम लोग बहुत कृतज्ञ हैं सर, मतलब। और हमारे कुछ स्टूडेंट भी शुरू में जुड़े हुए थे, तो युवाओं को भी अपना रोल जो है एज अ सिटीजन समझना चाहिए और आपने बखूबी समझाया। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद। सब लोगों को प्रणाम, नमस्कार। आप लोगों ने मौका दिया, मैं आया। जब कभी आप लोगों को इच्छा होगी मुझे बुला सकते हैं। और आशा करता हूँ कि श्री अपने नाम के हिसाब से बहुत आगे बढ़ेगी और हम लोग सबका इसको पूरा सहयोग रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सब लोगों का।